हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आज के वीडियो में लेकर आई हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 5 का वन शॉट। आइए आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस पर और कौन कौन से क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे वो भी आपको बताते चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया और उसके साथ साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक, ये यहीं पर कंटिन्यू है। टेक्स्ट एंड टेक्निक ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी इग्नोर मत करिएगा। स्पीच एंड पर्सनालिटी है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में तो इसमें जंग की जो टाइपोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फ्रायड और मास्लो की भी पढ़ लेनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, कंटेंट क्रिएशन वाला क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पर करिएगा और उसके बाद आप सेकेंड प्रायोरिटी पर जंग की थ्योरी करिएगा, थर्ड प्रायोरिटी पर मास्लो की थ्योरी करिएगा, फोर्थ प्रायोरिटी पर एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वीक बच्चे हैं उसे सेकंड प्रायोरिटी पर ले लेंगे और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो लास्ट में ये सब कर ही लेंगे। आइए बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन क्या है। 2 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट क्रिएशन का देखिए ये मतलब होता है, ये एक बहुत ही क्रिएटिव बहुत ही इनोवेटिव प्रोसेस है जिसमें हमें ढेर सारी कलात्मकता, ढेर सारा इनोवेशन लगाना होता है, ढेर सारी इमेजिनेशन का यूज़ करना होता है और नई से नई चीज़ तरह से किसी भी सूचना को ब्रॉडकास्ट या किसी भी सूचना को कन्वे करना होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो आप स्टेप्स को इस तरह से करके बॉक्स में करके लिखिएगा। आइडेंटिफाइंग ए न्यू टॉपिक ऑन विच यू वांट टू प्रोड्यूस कंटेंट, एक ऐसा नया टॉपिक ढूंढना। सबसे पहले जो टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं या पब्लिश करना चाहते हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग उसमें होना चाहिए, बर्निंग इशू का होना चाहिए, या फिर जो है बहुत ही अल्योरिंग होना चाहिए, बहुत ही टेम्पटिंग होना चाहिए जिस पर लोग पढ़ना और सुनना चाहें, और जो बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग, अगर कोई और वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। उसके बाद जब आपने एक बार टॉपिक डिसाइड कर लिया तो डिसाइडिंग विच फॉर्म यू वांट द कंटेंट टू टेक इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग, मतलब कौन से फॉर्म में आप अपना कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू डेवलप इन ब्लॉग फॉर्म और यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, ईमेल बनाना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं आप, या फिर आप जो है उसे वेबिनार के रूप में लेना चाहते हैं, या बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप कौन सी फॉर्म में लेना चाहते हैं। तो न्यू टॉपिक और सेकंड है विच फॉर्म। फिर फॉर्मलाइजिंग योर स्ट्रेटजी, फिर आपको अपनी रणनीति प्रिपेयर करनी होती है। रणनीति का मतलब कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली प्रोड्यूस द कंटेंट, फिर आपको लास्ट में आखिरकार आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया की बहुत सारी फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। ऐसी फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं जो टारगेटेड ऑडियंस को अपील कर सके, टारगेटेड ऑडियंस को कहीं ना कहीं उनको स्ट्राइक कर सके, उनको हिट कर सके, उनकी समझ में आ सके, उनको अट्रैक्ट कर सके, उनको अर्ज कर सके। इसमें बहुत सारी प्लानिंग की, डिज़ाइनिंग की और बहुत सारे स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है और इसमें हमें बहुत ढेर सारी जो है डिजिटल कंटेंट को शेयर करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी डिज़ाइनिंग और बहुत सारी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि गोल क्या है कंटेंट क्रिएशन का। ऑब्जेक्टिव आता है तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए कंटेंट क्रिएट करने के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला है एंगेज करना, कनेक्ट करना ऑडियंस को एंगेज करके रखना और कनेक्ट करके रखना। दूसरा हो सकता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, अपडेशन करना, लोगों का अपग्रेडेशन करना, यानी लोगों को एजुकेट करना और ट्रेन करना भी इसका एक पर्पस हो सकता है। कभी कभी हमें इंस्ट्रक्ट करना यानी निर्देश देने के लिए व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, जैसे अब AKTU के एग्जामिनेशन है तो हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी कि कैसे परीक्षाओं में उतरें, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, कैसे लिखें, इस तरह हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी अपना यूट्यूब का कोई जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी ईमेल कर सकते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस को। कभी कभी हमें लोगों को कन्विंस और परसुएट करना होता है ताकि वो कोई पॉलिसी में इंटरेस्ट शो कर सकें और उसे खरीद सकें या उसे अपना सकें।
किसी आइडिया को अपना सकें। कभी कभी हमें लोगों को मोटिवेट करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, इंस्पायर करना होता है, और कभी कभी हमें सिंपली लोगों को एंटरटेन करना होता है, जैसे कपिल शर्मा शो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, लोग एंगेजमेंट का हमने पहले ही लिख दिया, और लोगों को डिजिटल एरा में, इस डिजिटल युग में, एरा का मतलब इस डिजिटल युग में हमें लोगों को का एंगेजमेंट लेना, लोगों की लॉयल्टी और उनका कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम लोगों को कॉन्फिडेंस ले पाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी ब्रांड के लिए हम लोगों को अपनी ब्रांड के लिए अवेयर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हम होंगे। तो ब्रांडिंग करना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य हो सकता है। कुछ और भी पर्पसेस आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे चार्ट के माध्यम से बनाइएगा सभी को। इसमें हम अपना जो है और भी कर सकते हैं कि वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना भी हो सकता है इसका उद्देश्य, टू अट्रैक्ट वेबसाइट ट्रैफिक, है ना। और एजुकेशन और अवेयरनेस हमने बता ही दिया। ब्रांड की वॉइस को एक आवाज़ देना, टू गिव ए वॉइस टू ब्रांड, है ना। तो बेसिकली कुछ भी याद ना रह जाए तो ब्रांडिंग करना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यूटिलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, यानी कंटेंट क्रिएशन का एडवांटेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है। तो देखिए, कंटेंट क्रिएशन इज़ द अल्टीमेट इनबाउंड मार्केटिंग प्रैक्टिस। ये अल्टीमेट इनबाउंड मार्केटिंग प्रैक्टिस है। यूटिलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट 40% ऑफ मार्केटर्स से कंटेंट क्रिएशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, कंटेंट क्रिएशन की उपयोगिता इस बात में निहित है कि लगभग 40, एक सर्वे के दौरान, जो सर्वे कराया गया उसके दौरान ये पाया गया कि 40% मार्केटर्स ने, बिजनेसमैन्स ने ये स्वीकार करा है कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक इंसेपरेबल पार्ट है, एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी इसेंशियल पार्ट है। 81% लोगों ने ये कहा कि कंपनी सीज कंटेंट एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी। कोई भी कारपोरेट कंपनी, कोई भी फर्म जो है, कोई भी कारपोरेशन जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी के रूप में कंटेंट क्रिएशन को देखती है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स के पास जो डाटा है वो ये कहता है कि कंटेंट क्रिएशन एक सक्सेसफुल टूल है, एक सक्सेसफुल डिवाइस है लीड जनरेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। 60% केसेस में लीड जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है। 51% केसेस में ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स है। और ऑडियंस या सब्सक्राइबर्स या क्लाइंट या फिर कस्टमर इकट्ठे करने का 47%, अगर हम देखें तो 47% जो है हमारी सफलता क्लाइंट कलेक्ट करने की, कस्टमर सब्सक्राइब लेने की, वो इसी पर डिपेंड है। 10% मार्केटर्स जो ब्लॉग करते हैं वो ये कहते हैं कि ब्लॉग करने से बिगेस्ट रिटर्न आता है, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है कंटेंट क्रिएशन की। अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन की, तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन को 2 भागों में डिवाइड करा जा सकता है, ऑडियो फॉर्म और वीडियो फॉर्म। तो हम अगर ऑडियो फॉर्म की बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा ऑडियो और रिटन, अगर हम बात करें रिटन कंटेंट की, तो देखिए रिटन में भी बहुत सारे फॉर्म हैं कंटेंट क्रिएशन के, और विजुअल में भी बहुत सारे फॉर्म हैं कंटेंट क्रिएशन के, ठीक है, रिटन और विजुअल। अब अगर हम रिटन की बात करें तो ब्लॉग पोस्ट हो गया, इसमें ब्लॉग पोस्ट हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, ई बुक्स हो गया। आजकल ई बुक्स बहुत फेमस हैं। एक वाइट पेपर आता है, वाइट पेपर एक काइंड का डॉक्यूमेंट होता है, वाइट पेपर, ये जरूर लिख कर आइएगा, बिल्कुल अलग है। प्रेस रिलीज हो सकती हैं इसमें, प्रेस विज्ञप्ति जिसे हम कहते हैं, बहुत ही कॉमन टाइप है, आपको याद करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से ही हो सकती हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट भी इसमें आएंगी, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। और अगर हम विजुअल की बात करें तो विजुअल में आपको पता ही है, वीडियोस हो सकते हैं, पॉडकास्ट हो सकता है, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वेबिनार हो सकती हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब इसी में आएंगी, रिटन में आएंगी ये, ठीक है, और विजुअल में आ जाएंगी, और ये सारी जितनी इन्फोग्राफिक्स वगैरह हैं। अब आता है कि ईमेल क्या होता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा आप।
ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल की फुल फॉर्म है, ये सभी को पता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ मैसेज सेंट थ्रू द इंटरनेट। ये एक काइंड का मैसेज है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के असिस्टेंस से भेजते हैं। ईमेल की हिस्ट्री की बात करें तो ईमेल जो क्रिएट करा गया था सबसे पहली बार वो रे टॉमलिंसन ने क्रिएट करा था 1971 में। 1776 में, इससे पहले 1971 से पहले 1776 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक ईमेल भेजा था, और वो जो है वो पहली मोनार्क हो गई थी, पहली साम्राज्ञी हो गई थी इसे करने के लिए। तो देखिए कितना पुराना हिस्ट्री है। 1776 में भेजा गया था पहली बार, उसकी बार जो है प्रोफेशनल वे में 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। अगर हम टाइप्स ऑफ ईमेल की बात करें तो आप अमेजिंगली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 16 टाइप के मेल होते हैं। न्यूज़ लेटर ईमेल, सर्वे ईमेल, लीड जनरेशन ईमेल, कन्फर्मेशन ईमेल, डिस्काउंट ईमेल यानी जिसमें हम अपने ऑफ़र देते हैं, अपनी सेल्स ऑफ़र देते हैं, रिबेट देते हैं, इस तरह के। प्रमोशनल ईमेल हो सकते हैं, क्यूरेटेड कंटेंट ईमेल हो सकते हैं। अब हम जब कंटेंट क्रिएशन करें ईमेल के लिए तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट वी नीड टू बी इन माइंड। तो सब्जेक्ट लाइन देखिए, ईमेल के लिखते समय सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है। तो अपनी सब्जेक्ट लाइन को कैसा रखना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखना है, अटेंशन ग्रैबिंग रखना है, और शॉर्ट और क्रिस्प भी रखना है। ठीक है। ईमेल कंटेंट क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंसाइज का मतलब छोटा होना चाहिए। बुलेट पॉइंट का हम यूज़ कर सकते हैं, एंड हाईलाइट कॉल्स टू एक्शन, जहाँ पर हमें एक्शन दिलवाना है उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट, अप टू द मार्क होना चाहिए। डोंट मडल कंटेंट को मडल नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है। बी कॉलेजियल रहना है। अपनी टोन की तरफ निगरानी करनी है। अपनी टोन जो है आपकी स्वीट मैनर्ड, सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। टोन का बहुत बड़ा वैल्यू है। कोई भी प्रोफेशनल मेल में कोई भी इमोजीज़ या शॉर्ट फॉर्म का जो हम यूज़ करते हैं आजकल, शॉर्ट फॉर्म का हमें यूज़ नहीं करना है। शॉर्ट वर्जन ऑफ वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, जैसे हम लिख देते हैं ना यू को यू, तो ये सब नहीं करना है। अक्सर हमारी आदत बन जाती है कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन वाइल सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल्स वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि वी नीड नॉट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ इमोजी एंड वी नीड नॉट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ शॉर्टन वर्जन ऑफ वर्ड्स। अवॉइड कोट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि कोट्स जो है कभी कभी ऑफेंसिव हो सकते हैं दूसरे के लिए। जैसे पिछली बार मुझे याद है मैंने वीडियो में कुछ जय श्री राम का के लिए कुछ बोल दिया था, और मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो थोड़ा ऑफेंसिव हो गया था। तो कोट्स नहीं बोलने हैं आपको। इनकॉर्पोरेट विजुअल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियोस का यूज़ हम कर सकते हैं। हमें इमोजीज़ का यूज़ नहीं करना, लेकिन एनिमेशन का यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इमेजेस का, टेबल्स का, ग्राफिक्स का यूज़ हम कर सकते हैं वीडियो के ईमेल की अपीलिंग को बढ़ाने के लिए। विजुअल्स जो हैं वो हाईली रिलेटेड होने चाहिए टॉपिक से, मैसेज से। अब आता है वेबिनार का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में बताया है, 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबिनार की बात करें तो ये ब्लेंड है, ये मिक्सचर है। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लेंड है ये वेब और सेमिनार का। और ये जो वेबिनार है ये ड्यूरिंग कोविड बहुत फेमस हुई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उस समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो बहुत सारे काम हमने वेबिनार से करे थे। ये एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन इवेंट है जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप जो है की स्पीकर को सुनता है। जो की स्पीकर जो है सेमिनार जो की स्पीकर प्रेजेंटेशन देता है, और बाय शेयरिंग देयर रिमोट स्क्रीन, अपनी रिमोट स्क्रीन को, अपनी दूर से बैठी हुई स्क्रीन को शेयर करके वो कुछ प्रेजेंटेशन देता है ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। वेबिनार की हिस्ट्री की बात करें तो वेबिनार जो है 1996 में स्टार्ट हुई थी। वेबिनार 4 टाइप्स की होती हैं, लाइव वेबिनार, ऑटोमेटेड वेबिनार, हाइब्रिड वेबिनार और ऑन डिमांड वेबिनार्स। इसको इस तरह से चार्ट बनाकर लिखिएगा। अब हम जब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो वेबिनार के लिए तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। क्या क्या वो गाइडलाइंस हैं दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू वाइल क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेबिनार्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ योर वेबिनार। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारी वेबिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और हम इस वेबिनार से क्या नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या नतीजों की आशा कर रहे हैं। गेट टू नो योर ऑडियंस को जानना इसके बाद हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं ऑडियंस को जानने की तो हमें उनकी रुचियों, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग,
इन सब के बारे में पता होना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन से हैं, कारपोरेट बैकग्राउंड से हैं, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। उनका कल्चरल बैकग्राउंड हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें, उनकी एज, उनका जेंडर, ये सब पता होना ज़रूरी है। बी अवेयर, ये अवेयर है, बी अवेयर अबाउट देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स, जैसे एज, सेक्स, कल्चरल बैकग्राउंड, है ना, कल्चर है, यहाँ पर कल्चर है, इसे सही कर लीजिएगा, और कल्चरल बैकग्राउंड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हमें जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज इज़ नोन टू दैम, ये वाला भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर वो जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं, उसी में हमें अपना पॉडकास्ट या अपना जो है वेबिनार सॉरी पब्लिश करना है। उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, नीड, प्रायोरिटी, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। क्रिएट रिसर्चफुल इंफॉर्मेटिव, रिसर्चफुल की स्पेलिंग गलत हो गई है, रिसर्चफुल और सिंगल एल है, रिसर्चफुल और इंफॉर्मेटिव, इजी, इंगेजिंग टॉपिक्स बनाने हैं, और मीटर्ड और मेजर्ड टोन में अपनी बात को कन्वे करना है, नपे तुले स्वर में, नपे तुले उसमें अपनी बात को हमें कन्वे करना है। एक्स एग्रीगेट नहीं करना है, एक्स एग्रीगेशन यानी बढ़ा चढ़ाकर हमें एक्स एग्रीगेशन हमें नहीं करना है। ड्राफ्ट ए कंपेलिंग नैरेटिव फॉर योर वेबिनार, वेबिनार को शुरू करने से पहले हमें एक अपीलिंग, कंपेलिंग का मतलब एक अपीलिंग नैरेटिव, एक अपीलिंग पृष्ठभूमि तैयार करनी है, प्रीफेस तैयार करनी है, भूमिका तैयार करनी है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक का अगर हम यूज़ करेंगे अपनी ऑडियंस को इंगेज करने में, तो हमारी ऑडियंस जो है थ्रू आउट द सेशन हमसे हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारी वेबिनार में इंटरेस्टेड रहेगी। उनसे बीच बीच में क्विज़ कर सकते हैं आप, उनसे बीच बीच में आप जो है वो आप एक तरह से क्या कहते हैं, वोटिंग करा सकते हैं। इससे इंगेजमेंट बढ़ेगा और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, यानी ऑडियंस आपकी वेबिनार से लास्ट तक जुड़ी रहेगी। स्ट्रक्चर योर कंटेंट विद ए क्लियर इंट्रोडक्शन, जब आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करें तो उसको प्रॉपरली क्लियर इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग एग्जाम्पल में बांट लें, और एक मेमोरेबल कंक्लूजन देना ज़रूरी है। यानी 3 भाग होते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन पॉइंट्स यानी मेन बॉडी हम कह सकते हैं, और मेन बॉडी जो है दैट शुड बी अटैच्ड या दैट शुड बी इलेबोरेटेड विद द सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद तीसरा आता है मेमोरेबल कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए भी लगभग हम अपना 10% टाइम डिवोट करें, और कोई भी नया टॉपिक इस कंक्लूजन पार्ट में हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फर्दर डिस्कशन बढ़ता जाएगा, और जितना फर्दर डिस्कशन बढ़ेगा उतना ही इट विल बी बोरिंग एंड मोनोटोनस। प्रैक्टिस योर वेबिनार कंटेंट, प्रैक्टिस देखिए बहुत ज़रूरी है, रिहर्सल लेना बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल टाइम्स हमें कई बार इसकी रिहर्सल करनी है बिफोर गोइंग लाइव। गो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, पैशनेट रहना है, क्रिएटिव रहना है, जितना ज़्यादा पैशन, एनर्जेटिक रहना है, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट और क्रिएटिव रहेंगे उतना ज़्यादा इंगेजिंग आप बना पाएंगे। अगला आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्ट जो है वो आजकल देखिए फेमस हो रहा है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम है जिसमें सीरीज़ ऑफ ऑडियो एपिसोड होते हैं, एक ही मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर, या एक ही टॉपिक पर या किसी भी अलग अलग टॉपिक को लेकर हम ऑडियो एपिसोड की सीरीज़ श्रृंखला बनाते हैं, दैट कैन डाउनलोड और स्ट्रीम फ्रॉम द इंटरनेट, जो या तो इंटरनेट से स्ट्रीम होती है, जैसे अभी हमारी वीडियो स्ट्रीम होगी बनने के बाद, और या फिर उसे हम सीधे सीधे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये क्या है, डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम है जिसमें एक सीरीज़ ऑफ ऑडियो एपिसोड होते हैं, एक ही मतलब एक सिंगल नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो बनाए हैं, तो 5 यूनिट की हमारे पास क्या होगा, 5 यूनिट की हमारे पास एक सीरीज़ होगी, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। हिस्ट्री ऑफ पॉडकास्ट की बात करें तो इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म इट वाज कॉल्ड ऑडियो ब्लॉगिंग। अगर हम रॉ फॉर्म में देखें, अर्लीस्ट फॉर्म में, रॉ फॉर्म में ये इसको ऑडियो ब्लॉगिंग कहते थे, लेकिन 2004 में बैन हैमर्सले ने, देखिए हैमर हथौड़े वाले हैमर से याद रखिएगा, बैन हैमर्सले ने सबसे पहले पॉडकास्ट टर्म का यूज़ करा अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट की बात करें तो इंटरव्यू पॉडकास्ट होता है, कन्वर्सेशनल को होस्टेड पॉडकास्ट होता है, एजुकेशनल पॉडकास्ट होते हैं। पॉडकास्ट हैव बिकम ए पॉपुलर मीडियम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर मोटिवेशन एंड स्टोरीज, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज शेयर करने के लिए भी पॉडकास्ट आजकल एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडियम बनता जा रहा है। कंटेंट क्रिएशन
फॉर पॉडकास्ट, पॉडकास्ट के लिए जब हम कंटेंट क्रिएशन करने जाएं तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट मैनी ऑफ द थिंग्स, टॉक अबाउट थिंग्स योर ऑडियंस इज़ इंटरेस्टेड इन। तो पहले एक सर्वे कर लें, एक मोटा मोटी जानकारी ले लें कि हमारी ऑडियंस किस टॉपिक में, किन चीज़ों में इंटरेस्ट होगी, वही उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करें। जैसे आजकल मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में के लिए बहुत सारे जो है पॉडकास्ट आ रहे हैं, रोज़ नए नए पॉडकास्ट आ रहे हैं। उसके बाद देखा मैंने कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि हम अपनी पुराने जीवन को जाकर, पुराने जन्मों को, हमारे प्रीवियस बर्थ के बारे में हम जाकर जान पाते हैं। तो बहरहाल हमें उन चीज़ों के बारे में पॉडकास्ट करना है जिनके बारे में ऑडियंस हमारी इंटरेस्टेड हो। इनवाइट यूनिक एक्सपर्ट ऑन टू योर शो, जिससे आपको जानकारी लेनी हो ऐसे यूनिक एक्सपर्ट को बुलाइए, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता, जो ट्रैफिक है आपका, वो उस यूनिक एक्सपर्ट के कारण आपके पॉडकास्ट को सुनने आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप जो है माधुरी दीक्षित को बुला पाते हैं, आप जो है कार्तिक आर्यन को बुला पाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा इसका। क्रिएट ए स्क्रिप्ट और एटलीस्ट आउटलाइन, एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड हो आपका तो कोई बात नहीं है, इसमें स्क्रिप्टेड हो तो भी अच्छा है। और अगर आप स्क्रिप्ट तैयार नहीं करना चाह रहे हैं, आप रैंडम बोलना चाह रहे हैं, तो फिर आउटलाइन ज़रूर बना लें, अपने क्वेश्चन की लिस्ट बना लें कि क्या क्या आप पूछने वाले हैं। दिस वुड हेल्प यू टू स्टे ऑन द ट्रैक, इससे आप ट्रैक पर रहेंगे, भटकेंगे नहीं, डाइवर्ट नहीं होंगे। रिलेटेबल होंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी आएगी। कनेक्टिविटी करने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए ऑडियंस से रिलेटेबल होना ज़रूरी है। उनके जीवन के उन पहलुओं को छूइए जो उनकी लाइफ में, अपने ऑडियंस, एवरेज काइंड ऑफ ऑडियंस की लाइफ में जो जनरली प्रॉब्लम्स या जनरली बातें होती हैं, उनको टचअप करके अपना पॉडकास्ट बनाइए। कीप द लेंथ ऑफ द एपिसोड कंसाइज एंड एंटरटेनिंग, अपने पॉडकास्ट की जो लेंथ है उसको छोटा रखिए और एंटरटेनिंग रखिए। थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करते से स्टार्ट करने से पहले जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं उसके बारे में सोच लीजिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, वही फॉर्मूला है कि थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से बिफोर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इंगेजिंग रहना बहुत ज़रूरी है और इन्फॉर्मेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट इंगेजिंग नहीं होगा तो आपका जो पॉडकास्ट है बोरिंग पॉडकास्ट हो जाएगा। हमेशा हर एपिसोड के बाद फीडबैक इकट्ठा करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू गेट द फीडबैक और गेट टू नो व्हाट दे लाइक एंड डिड नॉट लाइक। अपने फीडबैक, जो भी आपको फीडबैक मिला है उस पर कंस्ट्रक्टिव माइंड से विचार करिए। यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव फर्दर फ्यूचर एपिसोड्स। जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी फीडबैक आपको मिला है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे करिए, फ्यूचर एपिसोड को सुधारने के लिए करिए, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए करिए, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए करिए। इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी ऑडियो इक्विपमेंट। देखिए इसमें टेक्निकली साउंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं और ऑडियो इक्विपमेंट हैं, वो अच्छी क्वालिटी के माइक वगैरह का यूज़ करिए। एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए ताकि एक क्लियर और प्रोफेशनल साउंड आप प्रोड्यूस कर सकें, क्लियर क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकें। पॉडकास्ट में ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो रिटेनिंग और वो जो है वो ऑडियंस को रिटेन करने वाली, यानी ऑडियंस रिटेंशन को, ऑडियंस लास्ट तक उसे सुने, वही ऑडियंस रिटेंशन होता है, और लिसनर्स को अट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए। पे अटेंशन टू वॉइस डिलीवरी। देखिए पॉडकास्ट में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऑडियो क्वालिटी और वॉइस डिलीवरी। आपकी वॉइस डिलीवरी और ऑडियो क्वालिटी, और एक जो है इसमें ज़रूरी है कि यूनिक एक्सपर्ट। ये तीन चीज़ें तो आप याद ही रखिएगा। तो देखिए वॉइस डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको पिच, रिदम, रेट, पेस, इंटोनेशन, आपका जो वॉल्यूम है, मतलब बहुत श्रिल नहीं होना चाहिए, टोन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन सब का यूज़ करके वॉइस को मॉड्यूलेट करने की कोशिश करिए। आपने देखिए इसमें एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार पॉडकास्ट शुरू कर दिया है तो आप हर वीक या फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में जो है जैसा भी आपका क्रम हो उसे बिना ब्रेक करे आप रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ एपिसोड को रिलीज़ करिए। अपनी टारगेटेड ऑडियंस पर फोकस करिए। लॉट्स ऑफ स्टोरीज़ आप वहाँ सुना सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, बट रिलेटेबल स्टोरी होनी चाहिए रिलेटिंग टू द टॉपिक, मेन थीम।
हेल्प योर ऑडियंस टेक द नेक्स्ट स्टेप, अपने ऑडियंस को जोड़ कर रखिए, वही नेक्स्ट स्टेप आपका डिसाइड करेगी। आस्क योर लिसनर्स क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट देयर रिस्पॉन्सेज, अपने लिसनर से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं और उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। स्टे ऑन द टॉपिक एंड डोंट वंडर टू मच, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, स्टे ऑन द टॉपिक। अब आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग जो है वो वेब और लॉग का पोर्टमेंटिव वर्ड है, ये ब्लेंड वर्ड है, मिश्रित वर्ड है। ये एक ऑनलाइन जर्नल होता है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, जो किसी एक ग्रुप के द्वारा या कारपोरेशन के द्वारा चलाई जा सकती है। ग्रुप की बात करें तो ये जो है स्टूडेंट ग्रुप द्वारा चलाई जा सकती है। कारपोरेशन की बात करें तो ये जो है IIMT ग्रुप के द्वारा चलाई जा सकती है। इंडिविजुअल की बात करें तो ये ईशान गुप्ता द्वारा चलाई जा सकती है, आपके द्वारा चलाई जा सकती है, मेरे द्वारा चलाई जा सकती है, गेटवे क्लासेस के ओनर महेंद्र सर के नाम पर चलाई जा सकती है, उनके द्वारा चलाई जा सकती है। तो ये क्या करता है? रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट देता है किसी भी एक टॉपिक पर। जैसे किसी को ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखने का शौक होता है तो वो ट्रैवलिंग के बारे में नए नए ब्लॉग देता है ना, रेगुलर बेसिस पर, कंसिस्टेंसी के साथ। तो जो ब्लॉग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत करते हैं और ये जो है इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल स्टाइल में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देते हैं। ब्लॉग्स जो है वो रिच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का बहुत ही अच्छा सोर्स है, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो प्रोवाइड रिच इन्फॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ नॉलेज। ब्लॉग पोस्ट जो है एंटरटेनिंग होने चाहिए, इंस्पायरिंग, इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ ब्लॉग्स की तो पहला ब्लॉग जो है वो लिंक स्नैट करके होता है, वो समझा जाता है और ये जस्टिन हॉल ने 1994 में दिया था। सिंस द टर्म ब्लॉग वॉज नॉट येट यूज्ड, ब्लॉग टर्म जो है उस समय तक यूज़ नहीं करी जाती थी तो इसे पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। क्रेडिट ऑफ बीइंग इंडियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल ब्लॉगर गोज़ टू अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहला प्रोफेशनल ब्लॉग बनाया था। टाइप्स ऑफ ब्लॉग की बात करें तो ये बहुत सारे, इसमें चार्ट बना लीजिएगा आप अच्छा सा, या इस तरह का चार्ट बना लीजिएगा। फूड ब्लॉग हो सकता है, ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है, बिजनेस ब्लॉग हो सकता है, न्यूज़, मूवी, पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, पॉलिटिकल ब्लॉग हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ब्लॉग्स हो सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स की बात करते हैं, किस तरह से हम अपना कंटेंट क्रिएट करें जो हमारा ब्लॉग का कंटेंट अपीलिंग हो और जो है एल्यूरिंग, अट्रैक्टिंग हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो। तो कीप करेंट टॉपिक, देखिए ये चीज़ जो है सारे ही चीज़ों में आप कॉमन कर दीजिएगा। जो बहुत वीक बच्चे, करेंट टॉपिक को आप डिस्कशन में रखना है। देखिए ये वाला पॉइंट सब में आ जाएगा, आपका कॉमन पॉइंट है कि जो भी बर्निंग टॉपिक हो उसे आपको डिस्कशन में रखना है। नो योर ऑडियंस, ये भी आपका एक जनरलाइज है जो आप सब में ही दे देंगे। नो योर ऑडियंस इन एंड आउट, अपनी ऑडियंस को कंप्लीटली, इन एंड आउट का मतलब है कंप्लीटली जान लीजिए। एंड ऑफर देम व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, और उनको वही चीज़ ऑफर करिए जो वो एग्जैक्टली चाहते हैं, यानी उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को, प्रायोरिटीज़ को, नीड्स को, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ऑलवेज यू विल बी सक्सेसफुल। There are ample chances for you to be successful. Conduct keyword research to identify popular and relevant keywords. अब जब ब्लॉग जो होता है उसमें आपको कीवर्ड्स देने होते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए डाला सॉफ्ट स्किल्स, है ना, तो आपका जो है सर्चिंग में आ जाता है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आपका इससे सर्चिंग में आ जाता है। डिस्कवरेबिलिटी ऑफ आप योर ब्लॉग पोस्ट बढ़ जाती है। गैदर क्वालिटेटिव कंटेंट, आप जो है रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करिए और क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए। इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव स्टाइल का यूज़ करना चाहिए। इजी लैंग्वेज और इफ़ेक्टिव स्टाइल, ठीक है। क्रेडिबिलिटी और डेप्थ बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटेटिव कंटेंट का यूज़ करना है, रिसर्चफुल कंटेंट का यूज़ करना है, इफेक्टिव स्टाइल और इजी लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया कि कंटेंट क्रिएशन किस तरह से हम कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक। जब हम टेक्स्ट और टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया का किस तरह से एथिकल यूज़ करना है। जैसे अभी हम बात करें हाल फिलहाल में, तो एक, देखिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन आपको बस मेरा मकसद है कि रिलेट कर सकें आप। अभी हुआ है, एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, रणवीर
इलाहाबादी के लिए और समय रैना के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि अनएथिकल यूज़ कर दिया सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम किस तरह से एथिकल यूज़ कर सकते हैं जो किसी की भी भावनाओं को आहत ना हो, किसी की भी भावनाएं, और सभी लोग उसको पर्पोसिवली एंजॉय कर सकें, उससे पर्पोसिवली कनेक्ट हो सकें। सोशल मीडिया एथिक्स क्या है? सोशल मीडिया एथिक्स जो हैं रेफ़र करते हैं सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ये मॉरल प्रिंसिपल्स का एक सेट है, मॉरल गाइडलाइंस का एक सेट है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न कंट्रोल करता है ना। ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न कंट्रोलिंग करता है। कब? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए। तो देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया एथिक्स क्या है। मॉरल प्रिंसिपल्स का एक सेट है, गाइडलाइंस का एक सेट है जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर को कंट्रोल करता है जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करने आते हैं। ये ethics are designed to ensure that users of social media platforms conduct themselves in a responsible, respectful and ethical manner। ये एथिक्स इसलिए डिज़ाइन करे गए हैं ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज़र्स जो हैं वो अपने आप को, अपनी चीज़ों को कंडक्ट कर सकें और जुड़े रह सकें या ये फील कर सकें कि वो रिस्पॉन्सिबल, उनको चीज़ें रिस्पॉन्सिबल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में और एथिकल मैनर में परोसी जा रही हैं। कुछ जो है एलिमेंट हैं जो कंसीडरेशन में लिए जाने चाहिए वाइल यूजिंग सोशल मीडिया। सबसे पहला जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है बिजनेस लाइफ में, यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। एथिकली स्पीकिंग यू शुड ऑलवेज शेयर इन्फॉर्मेशन दैट यू फील विल हेल्प अदर्स। आपको, अगर हम एथिकली होने की बात करें तो आप वही इन्फॉर्मेशन को परोसें, ऑफ़र करें जिसका आपको लगता है, जिसमें आप ये फील करते हैं कि इट विल हेल्प अदर्स, इट विल असिस्ट अदर्स, इट विल जनरेट सम healthy information for others from the viewpoint of etiquette की अगर हम बात करें, मैनरिज्म की बात करें तो यू शुड ऑलवेज से हु यू आर। आपको हमेशा अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करनी होगी, अपने एफिलिएशन डिस्क्लोज़ करने होंगे कि आप कहाँ से आते हैं। जैसे अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आई एम शिवानी अग्रवाल एंड आई बिलोंग टू गेटवे क्लासेस, है ना। एफिलिएशन का मतलब मैं गेटवे क्लासेस से इस वीडियो को प्रसारित कर रही हूँ। अपने इंटेंशन के बारे में, जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी विश है, आपका पर्पस है, उसके बारे में आपकी क्लैरिटी आपको देनी होगी। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी में 3 चीज़ें आ गई कि आप कौन हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, आपके एफिलिएशन क्या है। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है, हु यू आर, इंटेंशन, योर इंटेंशन और एफिलिएशन। बस इतनी सी बात है। प्रिवेसी एक व्यक्ति का राइट है। यूज़र की प्रिवेसी जो है मेंटेन की जानी चाहिए। इट इज़ मस्ट टू सीक यूज़र कंसर्न बिफोर पब्लिशिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी वजह से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ रही है तो पहले से ही यूज़र की कंसर्न, यूज़र की जो है अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट टेकिंग हिज कॉन्सेंट, उसका कॉन्सेंट लिए बिना, उसकी स्वीकृति लिए बिना अगर आप कुछ भी उससे संबंधित पब्लिश कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। उनकी डिग्निटी जो है कभी भी किसी भी केस में डिस्टर्ब नहीं की जानी चाहिए। तो प्रिवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं तो उसकी कंसेंट ले लें। रेस्पेक्ट, यूज़र शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। यूज़र को प्रॉपर रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। हार्श, रफ लैंग्वेज, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एब्यूजिव और ऑफेंसिव लैंग्वेज, एब्यूजिव और ऑफेंसिव कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स या फिर सरकाज़्म, इसमें एक सरकाज़्म बहुत ज़रूरी है। ये सब और ऐसा एटीट्यूड और ऐसा बिहेवियर जो है स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। in spite of that, in place of that, you have to be respectful, you need to be polite and soft and mannered। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, जो भी आप देने जा रहे हैं वो प्रामाणिक हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आपने लिया है, वो ऐसी सोर्स हो जो वेटेज वाली हो।
एथिकल सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो अवॉइड टैक्टिक्स लाइक इन्फ्लेटिंग फॉलोअर्स काउंट एंड यूज़ फेक रिव्यू। आजकल एक परंपरा चल गई है कि हम पैसे देकर फॉलोअर काउंट बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये ऐसी टैक्टिक्स जो हैं कि जो है फॉलोअर काउंट बढ़ा लिए, फेक रिव्यू ले लिए। एक आजकल बहुत प्रचलित है कि अपने यूट्यूब चैनल में जो भी क्राइटेरिया है यूट्यूब का, उसे पूरा करने के लिए आप बहुत सारे उसका डेस्कटॉप का सेट लेते हैं, हायर करते हैं किसी से, ऐसी एजेंसी से, और सब में अपना चैनल चला देते हैं। तो ये तो हुए ना फेक रिव्यूज़ हुए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। अगर एक प्रोडक्ट की रिस्क है बच्चे के लिए तो हमें उसको बताना है। कोई भी प्रोडक्ट देखिए, अब मान लीजिए पोर्न वीडियोज़ आप मतलब ऐसे पोर्न मटेरियल जो आजकल चलता फिरता रहता है और किसी भी छोटे बच्चे के, मासूम बच्चे के हाथ में लग जाता है, तो देखिए कितनी गलत बात है। तो उसकी जगह हमें ऑथेंटिसिटी रखनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। और हमें जो है, अगर हमारा मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो हमें खुलकर बताने चाहिए, है ना। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें उसका अनावश्यक रूप से उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। वी नीड टू बी ट्रू, हम ट्रू होना है, लायर नहीं बनना है। सपोर्टिंग बिजनेस विद फेयर प्रैक्टिसेस इज़ वैल्यूड बाय कस्टमर्स। ये लाइन को बॉक्स कर लीजिएगा। अगर आप अपने बिजनेस को फेयर प्रैक्टिसेस के साथ सपोर्ट करते हैं तो ये हमेशा कस्टमर इसका सपोर्ट करते हैं, हमेशा कस्टमर आपको वैल्यू करते हैं। Accountability. Users of social media platform should be accountable for their actions and should be prepared to accept the consequences of their behavior. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो यूज़र्स हैं उनको अपने एक्शंस के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई भी यहाँ पर ब्लेम गेम का खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हुआ या ऐसा उसलिए हुआ। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर, अपने एटीट्यूड की जिम्मेदारी के लिए का जो रिज़ल्ट है उसकी जिम्मेदारी आपको खुद अपने कंधों पर लेनी होगी। क्लैरिटी, कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए, डबल या हिडन मीनिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक्सप्रेशन एक ही बार में, इन वन गो का मतलब एक फर्स्ट लिसनिंग में ही क्लियर हो जाए, पहली बार सुनते ही क्लियर हो जाए। ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज होना, ब्रीफ होना, शॉर्ट होना, संक्षिप्त होना चाहिए। हमें किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि घंटों की वीडियो सुने। आप भी, हमारी ये वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो आप बीच में बोर होकर भाग जाएंगे और हमें बहुत सारी खरी खोटी सुनाएंगे, हमें अच्छा नहीं मानेंगे, है ना। आप मतलब बोर हो जाएंगे। वी शुड बी डायरेक्ट, हमें एक तो डायरेक्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए जो भी हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज डेटा। देखिए, बाइंग एंड यूजिंग यूज़र डाटा, जब हम यूज़र डाटा को बाई करते हैं तो टू फ्यूल योर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स इन एन एथिकल ग्रे एरिया। देखिए, किसी भी यूज़र डाटा को खरीदना या यूज़ करना जो है वो एथिकली ग्रे एरिया है, यानी उनकी कंसेंट के बाद ही, उनकी स्वीकृति के बाद, उनकी एक्सेप्टेंस के बाद ही आप उनके यूज़र डाटा को यूज़ करिए। बट नेवर रिवील और एक्सप्लॉयट पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा को कभी भी एक्सप्लॉयट करने की, रिवील करने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आपको मान लीजिए किसी के टेलीफोन मिल रहे हैं, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको, देखिए ऊपर भी बताया था हमने कि किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रिवेसी में आया था ये चीज़, उसी से मिलता जुलता है कि हमें किसी के भी डाटा को जो है यूज़ नहीं करना है। एथिकल ग्रे एरिया है, यानी कि अगर उनकी स्वीकृति हो तभी यूज़ करना है। किसी के डेटा को एक्सप्लॉयट करना, रिवील करना बहुत बड़ी गंदी प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा गंदा एथिकल प्रैक्टिस है। ट्राई टू बिल्ड योर ऑडियंस, अपनी खुद की ऑडियंस बनाने की, अपने खुद के लिंक्स बनाने की ज़रूरत है आपको। अपने खुद के सब्सक्राइबर आपको अर्जित करने हैं, वो अच्छे कामों से ही अर्जित होंगे। अपने खुद के फॉलोअर्स बनाइए और अपना खुद का स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाइए। बी अनबायस्ड, एलिमिनेट बायस्ड एंड इंक्लाइंड अप्रोच। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के प्रति, ब्रांड के प्रति आपका ज़्यादा वो है, रुझान है, तो ये घातक होगा। बायसनेस वाली, इंक्लाइनेशन वाली किसी एक तरफ रुझान जो है वो आपको नष्ट कर देगा। आपको एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलनी है, सभी को साथ लेकर चलना है। एक इवन और बैलेंस्ड अप्रोच, एक इवन और बैलेंस्ड प्रेजेंस बनानी है ऑनलाइन।
दिस मीन्स स्टीयरिंग अवे फ्रॉम शेयरिंग एनी पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस प्रेफरेंसेस। आपको किसी भी पॉलिटिकल, रिलीजियस या कल्चरल प्रेफरेंसेस की तरफ नहीं जाना है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बोलना या ना बोलना, ये सब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं और कोई भी जल्दी इनसे ऑफेंसिव हो सकता है ना। गेट टू नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एंड डिज़ाइनिंग ए सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन यू शुड नो हु योर टारगेटेड ऑडियंस इज़। आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, एज लाइकिंग क्या है, बजट क्या है उनका, सबसे ज़्यादा बड़ा है बजट क्या है उनका। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दिस विल रिजल्ट इन ए हायर लाइकलीहुड और इंगेजमेंट, तो इससे लाइकलीहुड और इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और भी टैक्ट हैं इसके अलावा, जैसे बी केयरफुल अबाउट ह्यूमर एंड सरकाज्म। ह्यूमर और सरकाज्म का यूज़ बहुत ही डेलिब्रेटली करना है हमें। डेलिब्रेट यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड सरकाज्म हमें करना है। अगर हम हेल्दी ह्यूमर का यूज़ करेंगे तो अब बहुत अच्छा रहेगा। टोन और मैनर हमारा, क्या चीज़, टोन और मैनर हमारा फेक और सरकास्टिक नहीं होना चाहिए। सरकास्टिक का मतलब व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। ओवर यूज़ नहीं करना है सिग्नेचर्स का, वाटर मार्क्स का, टैगलाइंस का, और जो आप अपना ठीक है, कैपिटल लेटर्स सारे नहीं यूज़ करने हैं टाइपिंग करते समय। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना है, एक मॉडरेट अप्रोच अख्तियार करनी है। फॉल्स और फेक थंबनेल ये बहुत प्रचलित है। आपने बाहर से अट्रैक्ट करने के लिए कोई और थंबनेल लगा दिया और अंदर पता नहीं आप क्या क्या बना रहे हैं। ये अगर आप करेंगे तो एक बार तो आपकी वीडियो चल जाएगी, एक बार तो आपका कंटेंट चल जाएगा, अगली बार नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सब ध्यान रख के बनाएंगे तो निश्चयपूर्वक आप सफल होंगे। देखिए, कोई भी चीज़ सफल होने में देर तो लगती है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ जेन्युइनली बना रहे हैं तो वो चीज़ ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और पेशेंटली अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। ना सक्सेसफुल होने का तो कोई वो ही नहीं है, बात ही नहीं है। अगला आता है हमारा टॉपिक स्पीच एंड पर्सनालिटी। स्पीच और पर्सनालिटी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका स्पीच अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छे से मैनरली कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैविंग ए डायनामिक पर्सनालिटी, ऑटोमेटिकली योर पर्सनालिटी विल ब्लूम अप। A wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, और इसे जो है आप एक बॉक्स में लिखिएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो बोलता है क्योंकि बिकॉज ही हैज़ टू से समथिंग, क्योंकि उसे बस कुछ बोलना है, बोलने के लिए बोलता है वो। उसके पास कुछ होता नहीं है, उसके पास कुछ सार गर्भित नहीं होता है बोलने के लिए, बस वो उसे बोलना है इसलिए बोलता चला जाता है। और वाइज मैन कब बोलता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। इसमें ही देखिए, अगर हम कुछ और भी डेफिनेशन आप लगा दीजिएगा, बॉक्स में करके लगाइएगा। बड़ी एक प्यारी सी डेफिनेशन है, स्पीच इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। स्पीच इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। एक और बहुत अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन ज़रूर देना चाहूँगी। द पावर ऑफ स्पीच, द पावर ऑफ स्पीच इज़ द पावर ऑफ पर्सनैलिटी, इज़ द पावर ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इसका आप ज़रूर यूज़ करिएगा। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। एक और भी है, योर words have the power to shape your personality. Your words have the power to shape your personality. To shape your personality. बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो मैं अब इसे मिटा दूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। द पावर ऑफ स्पीच इज़ द पावर ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वन ऑफ द प्राइम फैक्टर दैट डिसाइड आवर पर्सनैलिटी इज़ आवर स्पीच। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एज ए फर्स्ट वर्ड दैट वी स्पोक दैट डिसाइड्स व्हाट वी आर। पहला वर्ड जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो डिफाइन कर लेता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। स्पीच इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू कम्युनिकेट विद अदर्स इफेक्टिवली। स्पीच का मतलब है लोगों से इफेक्टिवली, इम्प्रेसिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी।
स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्पीच जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ये आपने इन डेफिनेशन से देखा कि स्पीच इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, द पावर ऑफ स्पीच इज़ द पावर ऑफ पर्सनालिटी एंड योर वर्ड्स हैव द पावर टू शेप योर पर्सनालिटी। तो कैसे हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है हमारी स्पीच, देख लेते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन and likewise the first word that we utter from our mouth is enough to give others an idea about our personality। पहला वर्ड जो हम अपने मुंह से अटर करते हैं, हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो हमारे बारे में इनफ आइडिया दे देता है कि हम किस तरह के हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। आज जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का एरा है, साइंस और टेक्नोलॉजी ड्राइवन एरा है, तो जो है एवरीवन इज़ बैडली बिजी, हर व्यक्ति बुरी तरह से बिजी है। इस सिनेरियो में अगर एक प्रोफेशनल जो है मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बोलता है, क्रिस्प बोलता है, कंसाइजली बोलता है, प्रिसाइजली बोलता है, अप टू द मार्क बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है, बिना विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, बिना घुमाए फिराए चीज़ों को बोलता है, डायरेक्टली पॉइंट पर आता है, तो ये उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी की डिसेंसी के बारे में एक अच्छा आइडिया दे देता है। तो आपको कैसे बोलना है, मीटर्ड मेजर्ड बोलना है, प्रिसाइजली बोलना है, अप टू द मार्क टू द पॉइंट बोलना है, डायरेक्टली यू हैव टू स्ट्राइक ऑन द पॉइंट विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट come to the point. If a person is confident enough, smart and open enough to put forth his expressions, his personality will shine automatically and he will leave an indelible impression onto the other persons. Indelible impression का मतलब है अमिट छाप। देखिए, एक व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंट है अपने बोलने में, है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप जो है स्मार्ट हैं, अगर आप ओपन हैं, है ना, ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दो, जैसे अभी रणवीर भैया ने दी, समय भैया ने करा, ऐसे नहीं करना है आपको। कॉन्फिडेंट होना है, स्मार्ट होना है, स्ट्रेट थोड़ा सा मतलब ओपन होना है। ओपन का मतलब आप अपने विचारों को अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना, यही ओपन होने का मतलब है। तो आप डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी और आप दूसरों के ऊपर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ेंगे जिससे भी आप मिलते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। आवर परसेप्शन टुवर्ड्स अदर्स शुड बी अनबायस्ड, इम्पार्शियल एंड अनप्रेजुडाइज्ड। आप जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो आप दूसरों के लिए अनबायस्ड अगर हैं, इम्पार्शियल हैं, अनप्रेजुडाइज्ड हैं, तो ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी स्पीच में, ये आपको एक उड़ान देगी, आपकी पर्सनैलिटी को एक नई हाइट देगी। इन द सेम वे स्ट्रेस ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पर स्ट्रेस करना है, एम्फेसिस करना है, और नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना है, उससे बचना है। अगर एक स्पीकर में क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, अगर आपका पर्पस क्लियर है, आप हाईली पर्पोसिव हैं, क्या है, हाईली पर्पोसिव हैं, तो जो है जज अबाउट, और अगर आप लोगों की नीड्स को, प्रायोरिटीज़ को, कल्चरल एकेडमिक बैकग्राउंड को, उनके कॉमन सेंस को, उनके जो है आईक्यू को, है ना, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, इंटरेस्ट को, एज, जेंडर को जज करके बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल स्पीकर होंगे और आप अपनी पर्सनालिटी को एक नई हाइट दे पाएंगे, एक नया इस्टेब्लिशमेंट दे पाएंगे। आगे चलते हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो देखिए, पर्सनालिटी एनालिसिस क्या है। पर्सनालिटी एनालिसिस का मतलब है एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना कोर क्वालिटीज़ की, आपकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं या किसी की भी कोर क्वालिटीज़ हैं उनकी को एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना उनका, जिसमें आपकी रिलायबिलिटी आती है, आप पर कितना रिलाई कर सकता है कोई, भरोसेमंदी आती है आपकी, मतलब क्रेडिबिलिटी आती है, आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प आता है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी जेंटलनेस, आपकी उदारता आती है, और इसी तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो एक व्यक्ति की के अंदर की रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, उसका डिटर्मिनेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जेंटलनेस, और इसी तरह की बाकी क्वालिटीज़ का एनालाइज करना, इवैल्यूएशन करना, यही पर्सनैलिटी की एनालाइज करने की का मतलब है। पर्पस क्या है पर्सनालिटी एनालाइज का? किसी की भी पर्सनालिटी में वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाना, किसी की भी पर्सनालिटी में होने वाले चेंजेस को जो है मेज़र करना, देखना, ऑब्ज़र्व करना, मेज़र करना या ऑब्ज़र्व करना।
असेस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज का मूल्यांकन करना कि टू एग्जामिन विच वन थेरेपी वुड इफेक्ट विच वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी असेसमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, तो हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी थेरेपी जो है कौन से टाइप की पर्सनालिटी को सूट करेगी। पर्सनालिटी भी बहुत टाइप की होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी लीजिए आ गया। एक पर्सनैलिटी होती है परफेक्शनिस्ट की। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हाई स्टैंडर्ड रख लेता है, अपने बना लेता है और हाई एक्सपेक्टेशन उसकी खुद से हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो एक डिज़ायर से ड्राइवन होते हैं कि उन्हें हमेशा हर हाल में एक्यूरेट बनना होता है, सिस्टमेटिक बनना होता है और करेक्ट बनना होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बीवियाँ होती हैं, अभी तो खैर आप बच्चे हैं, आपकी तो वाइफ नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी जो गर्लफ्रेंड्स हों वो कैसी होती हैं कि उन्हें जो है हर चीज़ बड़े समय पर करना पसंद है, हर काम बड़े समय पर करना पसंद है, हर चीज़ को बड़ा ही सिस्टमेटिकली जगह पर रखना पसंद है। सॉक्स की अगर मान लो उल्टा सॉक्स है तो वो उल्टे ही शू में रखेंगी, है ना, टाई को टाई वाले बॉक्स में रखेंगी। तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, बड़े एक्यूरेट, सिस्टमेटिक, करेक्ट होते हैं। देखिए होना तो अच्छी बात है परफेक्शनिस्ट होना, लेकिन कई मायनों में ये ज़रा थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है इनकी सेल्फ वर्थ होती है, इनका खुद का अपना अलग मूल्य होता है, इनकी खुद की अपनी सेल्फ इस्टीम होती है जो कंटिजेंट होती है सक्सेस के ऊपर कहीं ना कहीं कंटिजेंट होती है। दे अटैच देयर वर्थ टू देयर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। वो जो है अपनी परफॉर्मेंस और अपनी अचीवमेंट में अपनी वर्थ जोड़ने लगते हैं। यानी अगर उन्होंने थोड़ा भी डाउन कर लिया तो समझ लीजिए उनकी वर्थ जो है, उनका मूल्य जो है वो घट गया। तो ऐसे व्यक्ति जब कभी फेल होते हैं तो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाते हैं। दे बिलीव दैट दे ईदर विन और लॉस, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। वो ये बिलीव करते हैं या तो जीतेंगे या हारेंगे, उनके लिए कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। द फियर ऑफ नॉट बीइंग लाइक्ड मेक्स इट हार्ड टू से नो टू अदर्स। द फियर ऑफ नॉट बीइंग लाइक्ड, ऐसे व्यक्तियों को ये डर होता है कि कहीं उन्हें कोई नापसंद ना कर दे, तो इसलिए वो नो कहने से डरते हैं। जबकि हमें कभी कभी नो भी कहना चाहिए क्योंकि हमारी लिमिटेड बाउंड्रीज होती हैं। दे डोंट इजीली आस्क फॉर हेल्प, ऐसे व्यक्ति जो है वो जल्दी से किसी से सहायता मांगना पसंद नहीं करते और अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट आप सब लिख सकते हैं और ये वाला पॉइंट बहुत आसान है, वो सब लिख सकते हैं। सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम का पॉइंट लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दे डू नॉट टॉलरेट मिस्टेक, वो अपनी ही मिस्टेक को टॉलरेट नहीं कर पाते। देखिए ऐसे काइंड के पर्सन ही अक्सर सुसाइड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना भी ठीक नहीं है। नीदर ऑफ अदर्स और नॉट देयर ओन, ऐसे व्यक्ति ना तो अपनी मिस्टेक को टॉलरेट करते हैं ना ही दूसरों की किसी भी तरीके से। स्मॉल प्रॉब्लम्स इन ए रिलेशनशिप में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट कर लेते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं ऐसे लोगों के। और ऐसे व्यक्ति अपने खुद के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति जब भी रिलेशनशिप में या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी भी स्मॉल फेल्योर है ना, स्मॉल फेल्योर, तो ये ऐसे व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हाईली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये सुसाइड ही कमिट कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति बड़े ही अच्छे होते हैं, हेल्पर्स, ये जो है पीपल ओरिएंटेड होते हैं। हेल्पर्स में ये वाली बात ज़रूर याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति पीपल ओरिएंटेड होते हैं, यानी लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। दे डिराइव सेटिस्फेक्शन बाय असिस्टिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, इनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, दूसरों को असिस्ट करके, दूसरों को हेल्प करके। दे आर ऑफन सेल्फलेस, ऐसे व्यक्ति स्वार्थ विहीन होते हैं, यानी स्वार्थी नहीं होते हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। अगर मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आप इनसे कहने लगा कि मेरे को थोड़ा सा पानी दे दो, इवन मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो, तो ये बड़े आराम से दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कल को ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, ये वाली चीज़, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर और दरिया में डार, ऐसे वाली बात पर ये ज़्यादा फॉलो करते हैं। दे फाइंड प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग अदर्स, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों का हेल्प करके बड़ा संतुष्टि और बड़ा कंटेंटमेंट मिलता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दे फाइंड ए वे आउट टू हेल्प अदर्स, ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से दूसरों की हेल्प करने का एक रास्ता निकाल ही लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो वृद्ध, जैसे हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो ऐसे होते थे कि वो किसी ना किसी तरीके, कोई ना कोई तरीका से लोगों की हेल्प करते थे। जैसे आप
मान लीजिए ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आपने पानी की बोतल रख रखी है, बहुत सारी छोटी छोटी मेडिसिन के रख रखी है आपने अपने पास, थोड़ी छोटी छोटी आपने लंच बॉक्स में छोटी छोटी मिठाइयाँ, या चलिए मिठाइयाँ तो कोई आपसे शायद नहीं लेगा क्योंकि आजकल का ज़माना ख़राब है, टॉफ़ीज़ रख रखी हैं, चॉकलेट्स रख रखे हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी पाउच रख रखे हैं। तो इस तरह के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको कंफर्टेबल फील कराने का, लोगों की हेल्प करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने केबिन में हॉट बैग रख लेंगे, कॉफ़ी केटल रख लेंगे, तो ऐसे लोगों के पास जब भी आप जाओगे तो आपको कंफर्टेबल कराएंगे वो। ये ऐसे लोग ह्यूमैनिस्टिक होते हैं, मानवतावादी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, है ना। दे वैल्यू अदर्स, ऐसे लोग दूसरों की वैल्यू करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों की डिग्निटी को ऑनर करते हैं। ऑनर द डिग्निटी ऑफ अदर्स, डिग्निटी ऑफ अदर्स, ठीक है। ऐसे लोग जो है दूसरों को नर्चर करने का, दूसरों को पोषित करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। सारे पॉइंट अच्छे हैं, ज़रूर लिखिएगा। कोई और नहीं भी टाइप आए तो ये हेल्पर्स वाला लिखिएगा। अचीवर्स, अचीवर जो है एक पर्सनालिटी टाइप है जो एकम्प्लिशमेंट और सक्सेस पर डिपेंड करता है, किसी की उपलब्धियों पर, अचीवमेंट पर, उपलब्धियों पर डिपेंड करता है, उपलब्धियों से संबंधित होता है, अचीवमेंट से संबंधित होता है, अचीवमेंट्स। दे आर कॉम्पिटिटिव, ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं और जो है आर एबल टू टॉलरेट ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऐसे लोग संघर्ष प्रिय होते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा, ऐसे लोगों को डिप्रेशन आता ही नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेस को डील करने में दे आर कैपेबल टू डील विद स्ट्रेस, है ना। कॉम्पिटिटिव होते हैं। दे आर पेन स्टेकिंग, एनेक्शियस, सिस्टमेटिक, कॉन्शेंसियस टाइप के पीपल होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले होते हैं। कॉन्शेंसियस का मतलब है आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग देखिए कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हार मानेंगे और ऐसे लोग जो है वो हमेशा जीवन के रास्तों में कहीं ना कहीं से, कितनी भी हार्ड कंडीशन क्यों ना हो, ऐसे लोग जीने की राह निकाल लेते हैं। और मैं तो ये कहूँगी बच्चों आपसे कि आप लोगों को भी अचीवर्स बनना है। अचीवर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब परफेक्शनिस्ट हो। अचीवर का मतलब है कि आप पेन स्टेकिंग हो, मेहनती हो। पेन स्टेकिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, नया वर्ड है। दे सीक आउट चैलेंजेस, ऐसे लोग चैलेंजेस को ढूंढते हैं। चैलेंजेस को वो क्या मानते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं। उपलब्ध, ये अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है भाई? अपॉर्चुनिटी मानते हैं, अवसर मानते हैं। दे आर गोल ओरिएंटेड, ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोग परफॉर्म करते हैं वर्क गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे लोग जो हैं वो अपने काम को बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, अलग तरीके से करते हैं, हाईली क्रिएटिव, ओरिजिनल और इनोवेटिव वे में। तो देखिए पेन स्टेकिंग यानी हार्ड वर्किंग लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको हार्ड वर्किंग लिख दीजिएगा यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति कॉम्पिटिटिव होते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेस को डील करते हैं। ऐसे लोग कभी भी सुसाइड नहीं करते। और अपनी तरफ से लिख दीजिएगा भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कल को 14 तारीख है जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। और रोमांटिक लोगों का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है क्रिएटिव होते हैं। अब देखिए रोमांटिक का मतलब यही नहीं है कि हम प्यार प्रेम में डूबे रहें। रोमांटिक होने का मतलब है क्रिएटिव होते हैं, नेचर से यूनिकनेस होती है, जो काम को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, प्यार के साथ करते हैं। जिनके लिए रोमांटिक का अगर मैं अपनी डेफिनेशन बताऊं तो वर्क फॉर देम इज़ लाइक ए रोमांस। अब रोमांस में क्या होता है कि रोमांस में कभी भी आप थकते नहीं हो। अगर आप बहुत थके हुए भी हो तो अपने प्रेमी को देखकर या अपने प्रेमिका को देखकर आप बहुत रिजुविनेट हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो। तो ऐसे लोग जो हैं, रोमांटिक लोग जो हैं, वो क्या होते हैं, काम को बहुत ही एनर्जेटिकली करते हैं और वो काम आते ही बड़े ही एनर्जेटिक हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज चीयरफुल हाउएवर हार्ड, टफ एंड अनमैनेजेबल द सर्कमस्टेंसेज में भी। ऐसे लोग हार्ड, टफ, अनमैनेजेबल, टेंगल्ड सिचुएशन आने पर भी कभी भी विचलित नहीं होते, चीयरफुल बने रहते हैं। दे लव वर्क, वर्किंग फॉर देम इज़ नेवर ए बर्डन। ऐसे लोगों के लिए काम करना कभी भी बर्डन नहीं होता, बल्कि ये उसे सूटेंस करते हैं, काम को एन्जॉय करते हैं। दे एन्जॉय वर्क, वर्कोहलिक अगर हम कहें तो वर्कोहलिक होते हैं। ऐसे लोगों को काम एनर्जाइज करता है, रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ वो फुल परफेक्शन के साथ काम को करते हैं, इसमें पूरा इंटरेस्ट और पूरा ज़ील, पूरा एंथुसिज्म दिखाकर। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है इंसाइटफुल होते हैं, गहरी परख होती है किसी भी काम में, इनोवेटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ऑफन अहेड ऑफ देयर टाइम, दे सी द वर्ल्ड इन न्यू एंड यूनिक वे।
टाइम से आगे बढ़कर, यानी ऐसे लोग जो है फ्यूचर को बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर को देखकर चलते हैं। अभी से मतलब जैसे आप हैं, आपकी मम्मा होंगी, वो ऑब्जर्वर हैं, उन्हें पता है कि आगे आने, आपके पापा हैं वो ऑब्जर्वर हैं, उन्हें पता है कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा टफ हो सकता है, आपकी उनकी फैमिली की लाइबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, तो वो बहुत एक अच्छी सेविंग करके चलना पसंद करते हैं। मैं भी देखिए बहुत अच्छी सेविंग करना पसंद करती हूँ, और आपको भी ये कहूँगी कि आप भी बहुत अच्छी सेविंग करके चलिए, क्योंकि अब आपके लिए सेविंग क्या है, टाइम आपके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। टाइम का इन्वेस्टमेंट कहाँ करिए, बहुत ही अच्छे कामों में करिए, प्रोडक्टिव कामों में करिए। दे आर मोस्ट इन टच विद वॉट अकर्स इन फ्रंट ऑफ दैम इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट की चीज़ों से ज़्यादा टच में रहते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर मैटर्स फॉर दैम ओनली फॉर मेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दीज अफेक्ट देयर प्रेजेंट। ये देखिए लाइन जो है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसे बॉक्स में रखना बनता है। पास्ट और फ्यूचर उनके लिए क्या कब मैटर करता है, केवल आज की चीज़ों का भविष्य, आज प्रेजेंट के कामों को के लिए एक गाइडलाइन बनाने के लिए, एक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए उनके लिए पास्ट और फ्यूचर की घटनाएं मैटर करती हैं, लेकिन वो फ्यूचर की चिंता करके चलते हैं। दे लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से वो लर्न करते हैं और प्रिपरेशन बनाते हैं फ्यूचर के लिए, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाते हैं, प्रिपरेशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रणनीतियाँ बनाते हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट और प्रॉमिसिंग बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा है ये। असर्टर्स, ये भी टाइप मेरी पसंद का है ना। आप कुछ नहीं लिख पाएँ तो ये मेरे कहने से लिखिएगा। असर्टर्स, दे टेंड टू बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आत्मविश्वासी होते हैं। दे नो हाउ टू कंट्रोल नेगेटिविटी, ये भी देखिए कितना अच्छा है, वो जानते हैं कि नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं। दे आल्सो नो टू फाइट अगेंस्ट टफ एंड अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेज विदाउट फीलिंग प्रेशराइज्ड एंड स्ट्रेस्ड। बिना स्ट्रेस में जाए, ये यहाँ पर वो वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि ऐसे लोगों को स्ट्रेस नहीं आता, ऐसे लोग कभी प्रेशर फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से नेगेटिविटी को गवर्न करना है, कंट्रोलिंग करना है, उसको कैसे मास्टर ऑन करना है, और कैसे हमें टफ और टेंगल्ड सिचुएशन से, अनकॉमन, अनएक्सपेक्टेड, अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेस से कैसे हमें लड़ना है। असर्टर्स में नेचुरल एबंडेंस ऑफ एनर्जी होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें प्रचुर, एबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल क्वांटिटी में इनके पास एनर्जी होती है, यानी कुछ नहीं, हाईली एनर्जेटिक। आप बस इतना लिखो, हाईली एनर्जेटिक। दे यूटिलाइज देयर एनर्जी टू प्रोटेक्ट दोज हु आर वीकर एंड नीडी। ऐसे लोग जो है अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, वीकर और नीडी को बचाने में करते हैं। ऐसे लोग ट्रुथ और जस्टिस को जो है बहुत प्यार करते हैं। विल डिफेंड दीज वैल्यूज़ एट ऑल कॉस्ट, हर कॉस्ट पर, हर तरीके से इन वैल्यूज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। असर्टर्स जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, और बहुत सारे जो स्टेट हेड हैं, जैसे इंदिरा गांधी हैं, पाब्लो पिकासो हैं, माइक डिटका हैं, ये भी असर्टर काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं। एडवेंचर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन जो है ऑब्जर्वर, कौन सी पर्सनालिटीज़, कौन सी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, या आप खुद भी जो हैं वो किस टाइप की पर्सनालिटी हैं, ऑब्जर्वर हैं, रोमांटिक हैं, है ना। रोमांटिक का मतलब प्यार प्रेम करने वाला नहीं है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखिए अब आप मुझे मतलब वो मत करिएगा। एडवेंचरर जो हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग गो विद द फ्लो वाली मेंटेलिटी के होते हैं कि जैसा जो चल रहा है उसके साथ, समय के साथ तालमेल मिलाने वाले, समय के साथ चलने वाले होते हैं, गो विद द फ्लो होते हैं। तो मुझे लगता है आप तो सारे एडवेंचरर होंगे, है ना। कैसे बताइएगा। ऐसे लोग वार्म होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं अपने क्लोज वंस के लिए, और सोशलाइजिंग करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, फ्रेंडली होना पसंद करते हैं, है ना। दे नीड डेडिकेटेड अलोन टाइम टू रिचार्ज देयर एनर्जी। लोगों से सोशलाइज करने के बाद वो डेडिकेटेड अलोन टाइम भी चाहते हैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, अपनी एनर्जी को जो है रिचार्ज करने के लिए। पीस मेकर्स, ये भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ऐसे लोग जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, हारमोनी ले लाना चाहते हैं समाज में, यूनिटी बनाकर रखना चाहते हैं, टीम स्पिरिट होती है ऐसे लोगों में। और कुछ ना समझ में आए तो ये लिख दीजिएगा। ऐसे लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ यानी संघर्ष यानी डिस्प्यूट को, झगड़ों को, क्वेरल्स को अवॉइड करते हैं, क्वेरल्स को अवॉइड करते हैं।
ऐसे लोग कूल होते हैं, पेशेंट होते हैं कॉन्फ्लिक्टेड सरकमस्टेंसेस से लड़ने के लिए। पीसमेकर एम टू बी द ग्लू, पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसमेकर ऐसा गोंद बनना चाहते हैं जो एंटायर ग्रुप को बांधे रखता है, जो पूरे ग्रुप को एक कड़ी में पिरोए रखता है, एक माला में पिरोए रखता है। वेदर दे आर विद फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ पर्सनल लेवल पर हो, फैमिली सोसाइटी के साथ हो, या प्रोफेशनल लेवल पर अपने कलीग्स के साथ हो, पीस मेकर हमेशा वो गोंद बनना पसंद करते हैं जो पूरे ग्रुप को एक साथ बांधे रखता है। दे एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ अदर्स, ऐसे लोग हमेशा दूसरे को एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एक प्यार देते हैं। तो ये हमारा इस तरह का वीडियो था। आगे और भी अभी इस वीडियो में बाकी है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में एक तो जंग की थ्योरी बहुत अच्छी है और एक फ्राइड की थ्योरी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर तैयार करिएगा। बहरहाल हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो उसके अब्राहम मास्लो की जो पर्सनालिटी थ्योरी है वो सबसे पहले 1943 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। कहाँ पर? उसके पेपर में जिसका टाइटल था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये पूरी की पूरी थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स पर आधारित है, यानी नीड्स को अलग अलग लेवल पर लेकर इसमें समझाया गया है। वो आगे मैं चार्ट में आपको समझाऊंगी। बहरहाल आप जान लीजिए कि नीड्स की हायरार्की के क्रम में आधारित है, जो हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है? मोस्ट बेसिक नीड से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये जो है हायर लेवल पर बढ़ती जाती है। यानी कि जो हमारे जीवन की आवश्यकता है वो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। एक बार जब रोटी, कपड़ा और मकान की जो हमारी नीड है वो एकम्प्लिश हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो हम सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी बात पर आधारित है कि नीड्स की हायरार्की किस क्रम में है। मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो एक पिरामिड की तरह उसका डिस्प्ले किया गया है। फंडामेंटल नीड जो है, जो सबसे ज़रूरी बेसिक और प्राइमरी नीड है, प्रारंभिक आवश्यकता है जो हमारी, वो उसको बॉटम पर दर्शाया गया है। फंडामेंटल नीड को बॉटम पर दिखाया गया है और जो हाईएस्ट नीड है हमारी उनको टॉप पर रखा गया है। तो देखिए, जो वीक बच्चे हैं वो सिर्फ जो है अपने कीवर्ड्स को लेकर चलें और अगर कुछ पूरा सेंटेंस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो यहाँ लिख दें फंडामेंटल नीड, ऐसे लिख दीजिए फंडामेंटल नीड। मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, ये कहाँ है? बॉटम। और हायर नीड, हाईएस्ट नीड, ये कहाँ है? टॉप पर है। ठीक है। अब देखिए, पिरामिड बहुत अच्छा है, वो देख लीजिएगा आप। पिरामिड हमारा, इन्होंने कहा ना कि जो फंडामेंटल नीड है वो बॉटम से स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर कहा ना इन्होंने, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी फर्स्ट लेवल पर फिजियोलॉजिकल नीड है। देन देयर कम्स सेफ्टी। उसके बाद जब ये वाली नीड पूरी हो जाती है तो सेफ्टी की नीड आती है। जब फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी की नीड पूरी करने में आदमी सक्षम हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है और फिर वो सोचता है लव और बिलोंगिंगनेस, यानी फ्रेंडलीनेस, यानी सोशियाबल होने की सोचता है। और उसके बाद सेल्फ इस्टीम की जो नीड है वो आती हैं एंड लास्ट नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इसके अलावा कुछ और भी स्तर इसमें जोड़े गए हैं, वो भी हम बताएंगे। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी जो फर्स्ट स्टेप पर आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? ब्रीदिंग चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, सेक्स भी चाहिए और सोना चाहिए, नींद चाहिए, होम्योस्टेसिस चाहिए और एक्सक्रिएशन चाहिए। ठीक है। अब जब ये सारी नीड उसकी पूरी हो जाती है, जो वीकर बच्चे हैं वो ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स और स्लीप, इतना लिख दीजिएगा। अब जब ये सारी नीड आपकी पूरी हो जाती हैं एक व्यक्ति की, तो वो आगे बढ़ता है दूसरे लेवल पर और तब आती है उसकी सेफ्टी की भावना। तो इसमें आता है इसमें वो सचेत होता है सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, अपनी बॉडी की, एम्प्लॉयमेंट की, फिर यानी कि रोजी रोज़गार की तरफ बढ़ता है। फिर वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के बारे में कॉशियस होता है। उसके बाद मॉरलिटी यानी नैतिकता की भावना आती है। फिर फैमिली, हेल्थ और प्रॉपर्टी की बारे में वो सोचने लगता है। तो और कुछ ना लिखें आप तो ये आ जाएंगे आप सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं, जॉब लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं याद रहे तो जॉब लिख सकते हैं। अब जब दोनों नीड ये पूरी करने में वो सक्षम हो जाता है तो फिर देन देयर कम्स द फीलिंग ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें वो फ्रेंडशिप बनाना चाहता है, ढेर सारे दोस्त बनाना चाहता है, सोसाइटी में अपना एक नाम रखना चाहता है, नाम बनाना चाहता है और उसकी फैमिली हो, ये उसका यानी शादी करके फैमिली करे और उसके बाद उसकी सेक्सुअल इंटीमेसी की फीलिंग भी आती है कि एक वैध, एक लीगल जो है उसके पास
सेक्स करने का साधन हो, और वो होता है फैमिली। तो जब वो फैमिली के खर्चे वहन करेगा, कर सकता है, मतलब वो जब ये दोनों नीड पूरी हो जाएंगी तो वो उसके बाद फैमिली बनाने की सोचेगा, फ्रेंडशिप करने की सोचेगा। ठीक है। अब चौथे स्तर पर स्टीम की नीड आती है। स्टीम का मतलब आत्मसम्मान। तो इसमें वो सेल्फ स्टीम की तरफ बढ़ता है, इसमें उसमें कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ता है, बहुत सारे अचीवमेंट और एकम्प्लिशमेंट की वो बात करता है, बहुत सारे एकम्प्लिशमेंट की वो बात करता है ना। रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है, और वो ये भी चाहता है कि उसे दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट बाय अदर्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब जो पांचवा यानी लास्ट लेवल है, उसमें आदमी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है, यानी अपना खुद के बारे में आत्म अवलोकन करता है, आत्म अवलोकन करता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन करता है, और उसमें वो नैतिकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचता है, लैक ऑफ प्रेजुडाइज, उसमें फिर पूर्वाग्रह की भावना खत्म हो जाती है, यानी पार्शियलिटी की भावना खत्म हो जाती है, और वो सबको समान इक्वल मानने लगता है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, वो फिर जिंदगी के तथ्यों को स्वीकार करने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। अब लेकिन जो ओरिजिनल मास्लो की थ्योरी है, इसमें देखिए आपको जो वीक बच्चे हैं उन्हें बस ये याद करना है कि जो मास्लो की थ्योरी है वो हायरार्की ऑफ नीड्स पर आधारित है, और जो बेसिक नीड्स हैं, प्राइमरी नीड्स हैं, वो बॉटम पर आएंगी, और जो हाईएस्ट नीड है वो टॉप पर आएंगी। फिर ये चार्ट आप देख लीजिएगा, पिरामिड। जो ओरिजिनल मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स थी वो 5 स्टेज थ्योरी थी, 5 स्टेज मॉडल था, लेकिन एंड इट इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। इसमें और भी बता दिया इन्होंने। बायोलॉजिकल हम पहले ही समझा चुके हैं ये। सेफ्टी नीड में फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर से फ्रीडम, मतलब डर से मुक्ति, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचता है वो, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है। तो ये सारा हम पढ़ा ही चुके हैं। अब इसमें यहाँ से आता है कि 1960s और 1970s में ये जो 5 स्टेज जो मॉडल था, इसका विस्तार कर दिया गया, और इसमें 8 स्टेज कर दिए गए। अब वो 3 स्टेज क्या हैं, जब ये पांचों स्टेज उसके पूरे हो जाते हैं, यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक वो चला जाता है, तब वो उसके बाद क्या पूछता है, वो उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करता है कि कॉग्निटिव नीड्स उसकी पूरी हों। कॉग्निटिव का मतलब है ज्ञान संबंधी उसकी जो नीड है वो पूरी हो, ज्ञान अर्जन की तरफ वो बढ़ता है, नॉलेज गैदरिंग की तरफ बढ़ता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है, रिसर्च करता है, क्यूरियोसिटी उसमें होती है, बहुत सारी जानने की इच्छा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करता है, समझ डेवलप करता है, बहुत अच्छे तरह से नॉलेज को गैदर करता है, और उसके बाद वो प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, यानी कि वो भविष्य के बारे में बताने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। यानी कि भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं है कि कल क्या होगा, भविष्यवाणी करने का यहाँ ये मतलब है कि वो अपने जीवन के फ्यूचर के गोल्स पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। एस्थेटिक नीड का मतलब है ललित कला के प्रति उसकी जो आवश्यकताएं हैं, इसमें वो ब्यूटिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, एप्रिसिएशन चाहता है, लोगों से मान सम्मान चाहता है, नेम फेम ऑनर ये सब चाहता है वो, और ब्यूटिफिकेशन की तरफ, यानी कि अगर कहें हम इसमें तो वो अपनी सेल्फ केयर करता है। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में रिच एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस इस दुनिया में जाने से पहले लेना चाहता है, अपने आप को हर तरह से फुलफिलमेंट में रखना चाहता है, और उसे रियलाइजेशन होता है, उसे जो है ज्ञान होता है, रियलाइज़ होता है, महसूस होता है पर्सनल पोटेंशियल का, अपने खुद के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ छिपी हुई थी अभी तक, वो उन पर्सनल पोटेंशियल को ढूंढ निकालता है, और पर्सनल ग्रोथ के सारे साधन वो इकट्ठे करता है। तो इस तरह से अब्राहम मास्लो की ये थ्योरी है। अब आती है फ्रायड की थ्योरी। फ्रायड एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, जो सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये सजेस्ट करा है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है कुछ अनकॉन्शियस मेमोरीज से, है ना, कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स से, कुछ अनकॉन्शियस अर्जेस से। इनकी थ्योरी ये प्रपोज करती है, ये प्रस्ताव लाती है कि फिजिक कंप्राइजेस 3 आस्पेक्ट, कि एक साइक के 3 आस्पेक्ट होते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये हमने बहुत अच्छे से चार्ट में समझाया है। ईड जो है वो इंस्टिंक्ट्स को बताता है, हमारी विशेषताओं को बताता है। ईगो जो है हमारा, ईड क्या बताता है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको 3 चार्ट्स में बना देंगे। ईड जो है हमारा, ईड, ईगो, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे ईड और ईगो, और ये हमारा हो गया सुपर ईगो। ठीक है। अब जो है ईड हमारा क्या बताता है, ईड हमारा क्या बता रहा है,
ईड हमारा इंस्टिंक्ट को बता रहा है, हमारी विशेषताओं को बता रहा है। ईगो जो है हमारी रियलिटी को बता रहा है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। और सुपर ईगो हमारी मॉरलिटी को बता रहा है, यानी नैतिकता क्या है। आगे इसी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चार्ट बना दीजिएगा और आपका समझ लीजिए आप कुछ भी ना लिख पाए तो इतना लिख दीजिएगा कि ईड किसको बता रहा है, इंस्टिंक्ट को बता रहा है। ईड हमारा इंस्टिंक्ट को बता रहा है, ईगो हमारा रियलिटी को बता रहा है और सुपर ईगो हमारा मॉरलिटी को बता रहा है। अब ईड जो है वो क्या कहता है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, इंस्टिंक्ट को, इंस्टिंक्ट चाहिए उसे, तुरंत चाहिए सब कुछ, है ना। तो आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, मुझे अभी जो चाहिए वो मुझे अभी चाहिए। अगर मुझे नहाना है तो अभी नहाना है, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे बिल्कुल अभी लगी है। जो कुछ मुझे चाहिए वो इंस्टिंक्ट चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, है ना। क्या चाहिए, तुरंत चाहिए, राइट नाउ। सुपर ईगो कहता है कि गुड पीपल, क्योंकि सुपर ईगो रियलिटी को बताता है, तो सुपर ईगो क्या कहता है, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, अच्छे लोग ऐसी बातों को नहीं सोचते, यानी अच्छे लोग ऐसी बातों के तरफ नहीं सोचते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर सेक्स करना है, या आपको अगर गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको अगर बॉयफ्रेंड चाहिए तो अभी चाहिए, ये तो ये बताएगा ईड। लेकिन सुपर ईगो कहेगा कि अच्छे लोग इस तरफ नहीं सोचते, अच्छे लोग पढ़ाई की बातें करते हैं, अच्छे लोग अच्छी बुक्स की बातें करते हैं। और ईगो क्या कहता है, लेट्स, क्योंकि ईगो मॉरलिटी की तरफ बढ़ता है, तो ईगो क्या कहता है, लेट्स फिगर आउट ए वे टू वर्क टुगेदर, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं कि हमारा पढ़ाई भी हो जाए और हमारी पिक्चर भी हो जाए, ठीक है। तो ईड जो है, ईड क्या बताएगा, हमारी इननेट। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी इस चार्ट में। ईड जो है वो सबकॉन्शियस होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो यहाँ पर प्री कॉन्शियस भी होता है, ये भी जोड़ लीजिएगा, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। इसी तरह से ईगो में भी ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ईड में क्या होता है, ये इन्नेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं। इन्नेट का मतलब जन्म से जो मिली हुई हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं, हमारी बायोलॉजिकल डिज़ायर्स हैं। जब ईड जो है अपनी डिमांड को अचीव कर लेता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, ईड को बड़ी खुशी होती है। और जब ईड की डिमांड को डिनाई कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजर में आ जाता है, सैड हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता है, अनहैप्पी। तो दो चीज़ें याद रखनी है। ईड में क्या है, हमारी इन्नेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, जन्म से मिली हुई बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, जैसे हंगर, भूख, है ना, स्लीप, सेक्स। तो जब इन सारी चीज़ों की हमें पूर्ति हो जाती है, डिमांड की पूर्ति हो जाती है, अचीव हो जाती हैं, तो हम प्लेजर का अनुभव करते हैं। जब हमारी डिमांड डिनाई हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, तो हम अनहैप्पी फील करते हैं। ईड बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्ली इन लाइफ, शुरुआती जीवन में, जीवन के शुरुआती पलों में, यानी जब बच्चा इन्फेंट होता है, मतलब जन्मजात होता है, तब ये जो ईड है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि इन्फेंट की नीड, जन्मजात बच्चे की नीड या शिशु की नीड जो है वो पूरी हो गई हैं। इफ़ द इन्फेंट इज़ हंग्री, अगर इन्फेंट जो है, अगर नवजात बच्चा भूखा है, अनकंफर्टेबल है, उसने गीला कर लिया है, उसे नींद आ रही है, उसे पेट में दर्द हो रहा है, वो सिक है, वो थोड़ा उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है अगर वो, तो वो क्राई करने लगता है जब तक कि ये ईड की डिमांड सेटिस्फाइड नहीं होती। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को रोता देखकर, बच्चे को अनकंफर्टेबल देखकर हमें हमारा ध्यान चला जाता है कि देखो इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ईड जो है वो जीवन के शुरुआती पलों में, जीवन के कुछ शुरुआती सालों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम ईड की नीड को समझकर बच्चे की नीड को समझ जाते हैं। यंग इन्फेंट आर रूल्ड एंटायरली बाय द ईड, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से ईड के द्वारा गवर्नड होते हैं, रूल्ड होते हैं, संचालित होते हैं। देयर इज़ नो रीजनिंग विद दैम, उनके पास कोई तर्क क्षमता नहीं होती। ये भी देखिए बहुत जल्दी याद रखने वाली बात है कि इनके लिए डिमांड ही सब कुछ है, और इनके पास कोई रीजनिंग क्षमता, लॉजिकल क्षमता नहीं होती, तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती। इनकी व्हेन दीज नीड्स डिमांड सेटिस्फेक्शन, ये इनकी नीड्स जो है उनको ही संतोष चाहिए होता है, उनको उनकी पूर्ति होना ही ज़रूरी होता है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे हम थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो हम क्या रहते हैं ना, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं मान लीजिए आप,
तो बच्चे को सुसु आई है तो आप कह देते हैं बेटा थोड़ी देर रुक जा, बस थोड़ी देर बाद कर लियो, लेकिन वो बड़ा हो जाता है तब तो आप समझा सकते हो, लेकिन जब वो इन्फेंट होता है तो हम उसे कुछ नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि उसके पास कोई रीजनिंग ही नहीं है, उसको तो बस उसकी नीड को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए बस। ईड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई रियलिटी, लॉजिक और एवरीडे वर्ड। ईड पर रियलिटी का कोई प्रभाव नहीं होता, सच्चा वास्तविकता का, लॉजिक का कोई प्रभाव नहीं होता और रोज़मर्रा के संसार का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये ईड ऑपरेट्स विद इन। ईड जो है वो अपने अंदर से ही ऑपरेट होता है और ये अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। ये क्या है? सबकॉन्शियस नहीं, सॉरी, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। और यहाँ पर भी ये सबकॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। तो ये अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। अब आते हैं, बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो जो है इंटरनलाइजेज सोसाइटिकल रूल्स एंड मॉरल्स। सुपर ईगो जो है वो सोसाइटिकल रूल्स से और मॉरल्स से चलता है। सोसाइटी के क्या रूल हैं, सोसाइटी की क्या मान्यताएं हैं, उससे प्रभावित होता है। सुपर ईगो ट्राइज टू परफेक्ट। सुपर ईगो जो है, हमारे अंदर का सुपर ईगो जो है वो हमें परफेक्ट बनाना चाहता है और हमारे बिहेवियर को सिविलाइज यानी सभ्य बनाना चाहता है, यानी नियंत्रित बनाना चाहता है, कंट्रोल्ड बनाना चाहता है, गवर्नड बनाना चाहता है, सोसाइटी में रहने लायक जिम्मेदार नागरिक हमें बनाना चाहता है। तो जो हमारे अंदर का सुपर ईगो है वो सप्रेस करता है ईड की अनएक्सपेक्टेबल अर्जेस को। ईड की जो पूरी नहीं की जाने वाली इच्छाएं हैं उनको वो दबाता है और स्ट्रगल करता है टू मेक द ईगो एक्ट अपॉन आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रादर ऑन रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स। और जो है इस बारे में भी स्ट्रगल करता है कि वो जीवन की जो यथार्थवादी प्रिंसिपल हैं उन पर ज़्यादा फोकस करे। आइडियलिस्टिक जीवन के यथार्थवादी संघर्ष प्रिंसिपल्स को भूल जाएं हम, बल्कि आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मानकर चलें, रियलिस्टिक प्रिंसिपल की तरफ बाद में बढ़ें। सुपर ईगो जो है वो हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, यहाँ पर प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में होता है। अब ईगो की बात करते हैं। ईगो जो है हमारा वो क्या करता है? मीडिएट करता है, मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है। डिमांड ऑफ द ईड एंड सुपर ईगो एंड रियलिटी। ईड और सुपर ईगो और रियलिटी की डिमांड के बीच में एक मध्य मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है। ईगो फंक्शंस इन द कॉन्शियस। ईगो जो है वो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में फंक्शन करता है। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो ईगो का टर्म जो है वो जनरली ये सजेस्ट करता है कि किसी को इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ है, किसी के अंदर स्व की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेटेड का मतलब अत्यधिक है, बढ़ी हुई है, यानी अहम की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रायड के अनुसार क्या है, ईगो जो है पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्योर पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी का वो भाग है दैट कीप्स यू ग्राउंडेड इन रियलिटी, जो आपको ज़मीन से बांधे रखता है, यानी कि ज़मीन की यथार्थवादिता से बांधे रखता है, यथार्थवादिता से कहीं ना कहीं बांधे रखता है। और प्रिवेंट द ईड एंड सुपर ईगो, और ईड और सुपर ईगो को रोकता है आपको बहुत दूर ले जाने से। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीक बच्चे हैं उनको भी याद रहेगी। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ईगो मीन्स, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग ईगो की फीलिंग है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागरूकता का स्ट्रॉन्ग सेंस है। तो कहीं ना कहीं जो ये हैं आपके फ्रायड हैं, इन्होंने ईगो को गलत नहीं बताया है बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका हाईलाइट किया है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ईगो का पॉजिटिव इफेक्ट हाईलाइट किया है और क्यों करा है, तो फ्रायड ने किया है, सिगमंड फ्रायड ने किया है। और इसलिए किया है कि हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ईगो मीन्स हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और ये हमारी पर्सनालिटी का वो भाग है जो हमें ज़मीन से जोड़े रखता है। अब आता है पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद का। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, देखिए स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए हैं तो आप कितने भी आगे तक चले गए हैं, आप हार ही जाएंगे। आपने देखा होगा कभी कोई पेशेंट होता है, उसकी कितनी भी क्योर कर लो, लेकिन जो है वो बिल्कुल वो ज़िंदगी से हार चुका होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन आपके अंदर जुझारू क्षमता है, आपने अगर मन से आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग विल्ड हैं, स्ट्रांग विल पावर है आपके अंदर, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति से उबर आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है, यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत प्यारी थ्योरी है, प्रैक्टिकली भी आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये थ्योरी का किसी ने पालन कर लिया तो वो कभी भी सुसाइड के बारे में या स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो इन्होंने ये कहा है विवेकानंदा ने कि आप भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आपको खुद की सत्ता, खुद के अंदर विश्वास ना हो, जब तक कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, खुद पर विश्वास ना हो। इन्होंने आगे ये भी कहा है, द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक योर सेल्फ वीक। दुनिया का सबसे बड़ा सिन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमज़ोर समझना, है ना। क्यों? क्योंकि ऑल पावर इज़ विद इन यू। आपके अंदर सारी पावर है। सारी पावर किसके अंदर है? आपके अंदर है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो और हर कुछ कर सकते हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, कि सारी पावर आपके अंदर है। और मैं भी एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि बिलीव योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे डन, है ना। आप अपने आप में विश्वास करो और समझ लो आधा रास्ता आपका तय हो गया। तो अगर आपके अंदर मतलब भगवान ने आपके अंदर अपना अंश डाला है, ये भी तो कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, तो सारी पावर आपके अंदर है। आप कुछ भी कर सकते हो और हर कुछ कर सकते हो। बिलीव इन दैट, इस बात में विश्वास करो कि आप कुछ भी कर सकते हो और हर कुछ कर सकते हो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल एज द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। कभी भी ये बिलीव मत करो, कभी भी ये मन में मानकर मत बैठ जाओ कि आप कमज़ोर हो। तो स्वामी विवेकानंद ये विचार करते थे कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हर सोल पोटेंशियली डिवाइन है, हर सोल पवित्र आत्मा है, हर सोल में भगवान का अंश है। द गोल इज़ टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइनिटी। गोल हमारा क्या है कि हमने इस डिवाइनिटी को कहीं ना कहीं छिपा रखा है, अपनी ताकतों को कहीं ना कहीं छिपा रखा है। तो हमें उन ताकतों को आमंत्रित करना है, मैनिफेस्ट करना है बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल और एक्सटर्नल नेचर को अपनी कंट्रोल करके। डू दिस ईदर बाय वर्क। ये काम यानी कि डिवाइनिटी को मैनिफेस्ट करने का काम या तो आप काम करके कर सकते हैं, या पूजा करके कर सकते हैं, या मेंटली डिसिप्लिन्ड होकर कर सकते हैं, मानसिक रूप से संतुलित बैलेंस्ड होकर कर सकते हैं, या फिर फिलॉसफी के द्वारा कर सकते हैं। किसी न एक के द्वारा या किसी और के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी डिवाइनिटी को महसूस करिए, अपने अंदर की ताकतों को पहचानिए, जिन ताकतों को आपने नहीं पहचाना है, इग्नोर कर रखा है, अभी तक दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है। तो स्वामी विवेकानंद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है माइंड से, ना कि बॉडी से। ये भी याद रखने वाली बात है। और स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि माइंड एक्ट्स एज आवर एनिमी वेयर एज ए ट्रेंड माइंड एक्ट्स एज आवर फ्रेंड। ये कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इसे बॉक्स में करके रखिएगा। कई सारी डेफिनेशन इसमें आपको मिलेंगी। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि माइंड जो है वो कभी कभी हमारे शत्रु के रूप में काम करता है, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर रखा है तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। स्वामी विवेकानंद ने 3 गोल्डन रूल भी दिए हैं। ये Who is helping you, do not even ever forget them। जो कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है आपको, उसको आपको कभी भी नहीं भुलाना है। उसके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, भुलाना नहीं है। Who is loving you, जो भी कोई आपको प्यार दे रहा है उससे कभी भी नफरत मत करो, है ना। कभी भी देखिए वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कोई आपके पास प्यार लेकर आता है, दिल से प्यार करता है कोई आपको, तो कभी भी उससे हेट मत करो। हु इज़ बिलीविंग यू, जिसने आपका विश्वास करा है उसे कभी भी चीट मत करो। तो देखिए जो वीक बच्चे हैं वो क्या कर लेंगे, हेल्प फॉरगेट, हेल्प वाले को फॉरगेट नहीं करना है ना, डू नॉट फॉरगेट। लव वाले को डू नॉट हेट, है ना, डू नॉट हेट। और क्या करना है हमें, बिलीव वाले को क्या करना है, डू नॉट चीट, है ना, डू नॉट चीट। उन्होंने 5 डायमेंशन दिए हैं फिजिकल सेल्फ। अब इसका एक चार्ट बना सकते हैं आप यहाँ पर। फिजिकल सेल्फ, एनर्जी सेल्फ का दिया है उन्होंने, इंटेलेक्चुअल सेल्फ का दिया है। फिजिकल सेल्फ में उन्होंने ये देखिए, फिजिकल सेल्फ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि अपनी फिजिक पर हमें ध्यान देना है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है।
क्यों बढ़ाना है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड जो है वो एक हेल्दी बॉडी में ही निवास करता है, यानी अगर आप फिज़िकली हेल्दी होंगे तभी आप मेंटली भी हेल्दी हो पाएंगे। ये जो है ये फिज़िकल सेल्फ का प्रिंसिपल है। उनके अनुसार बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी हैं, है ना, क्योंकि ये बूस्ट करते हैं ना केवल किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बल्कि ये मॉरली भी उस आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मॉरल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। उन्होंने एक बार ये तक कहा था कि इट वुड बी बेटर टू प्ले फुटबॉल दैन टू रीड द गीता। गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से अच्छा है कि बाहर जाकर फुटबॉल खेली जाए। तो ये तो फिजिकल सेल्फ के लिए इन्होंने देखिए कितनी तगड़े तगड़े प्रिंसिपल दे दिए। इन्होंने ये कहा कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। इन्होंने ये कहा कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वही मॉरल स्ट्रेंथ का बेस है ना। इन्होंने ये कहा कि बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि इट वुड बी बेटर टू प्ले फुटबॉल दैन टू रीड द गीता। तो इन्होंने ये सब कुछ कहा। एनर्जी सेल्फ, अब इन्होंने ये कहा है कि वेल रेगुलेटेड ब्रीदिंग ब्रिंग्स सोलेस टू द माइंड एंड बूस्ट एनर्जी। वेल रेगुलेटेड ब्रीदिंग सिस्टम, अगर हमारा ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा है, रेगुलेटेड है, गवर्नड है, तो ये आत्मा को शांति लाता है। सुलेस का मतलब पीस होता है, ये आत्मा के लिए शांति लाता है। और जब हमें आत्मा से शांति मिलती है तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। इससे क्या होगा, जब हम डीप ब्रीदिंग सिस्टम करेंगे, देखिए आपने कई बार सुना होगा जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एक डीप ब्रीदिंग करो, है ना। ये कहा जाता है ना, बड़े लोग कहते हैं आपको हेजिटेशन हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग करो। तो वो बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो असहनीयत, इंटॉलरेंस की भावना है, सहनशीलता ना होने की भावना है, जो हमारा अधैर्य है, इम्पेशेंस, जो हमारा गुस्सा है, एंजाइटी है, वो एनर्जी सेल्फ से बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल की जा सकती है। तो एनर्जी सेल्फ क्या कंट्रोल करता है? एनर्जी सेल्फ कंट्रोल करता है इंटॉलरेंस को। एनर्जी सेल्फ क्या कंट्रोल करता है? इम्पेशेंस को। एनर्जी सेल्फ हमारे एंगर को कंट्रोल करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप चार्ट बनाकर, जो वीक बच्चा है वो भी लिख सकता है। अब आता है इंटेलेक्चुअल सेल्फ। तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था, फिल द माइंड विद हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस दैम डे एंड नाइट एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। अगर हम अपने माइंड को हाई थॉट्स से, अच्छे ऊंचे विचारों से, ऊंचे आदर्शों से भरते हैं, प्लेस दैम डे एंड नाइट, उन्हें दिन रात प्लेस करते हैं, सजाते संवारते हैं, सहज के रखते हैं, तो उन्हीं से कोई ना कोई ग्रेट वर्क निकल कर आएगा। यानी अगर आपके माइंड में अच्छे विचार हैं, अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे आदर्श हैं, आप उनको रोज़ सहेजते हैं, रोज़ संवारते हैं, रोज़ अपग्रेड करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो ज़रूर आप किसी न किसी दिन महान काम करेंगे। मैन हैज़ बीन गिफ्टेड विद द विट एंड इंटेलेक्ट। मैन एक ऐसा ये प्राणी है, क्रीचर है इस ब्रह्मांड में जिसको बुद्धिमत्ता का वरदान मिला है, बौद्धिक क्षमता मिली है। इंटेलेक्ट का मतलब बौद्धिक क्षमता मिली है, बौद्धिक क्षमता मिली है ना। दिस गिफ्ट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद शुड बी प्रॉपरली कल्टिवेटेड एंड नर्चर्ड। दो भारी भारी वर्ड है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ये जो विट और इंटेलेक्ट का गिफ्ट है, इसे हमारा दायित्व है, ह्यूमन का दायित्व है कि इसे प्रॉपरली कल्टिवेट करे, डेवलप करे, इसको उपजाए और इसका पोषण करे। ठीक है, इसका पालन पोषण अच्छे से करे। इट कैन बी नर्चर्ड एंड स्टिमुलेटेड। अब ये नर्चर कैसे होगा, कल्टिवेट कैसे होगा, स्टिमुलेटेड कैसे होगा? अच्छे लिटरेचर को पढ़कर, अच्छी बायोग्राफीज़ को पढ़कर, साइंस और फिक्शन को पढ़कर, रिसर्च को पढ़कर ये नर्चर होगा। अब आता है मेंटल सेल्फ। इट इज़ ऑब्वियस दैट ए स्ट्रॉन्ग मेंटल सेल्फ इज़ मैंडेटरी टू डेवलप पर्सनैलिटी। अगर आपका मेंटल सेल्फ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही चमकेगी। द माइंड बाई नेचर इज़ फ्लाइटी एंड रेस्टलेस। माइंड की अगर नेचर की बात करें तो उसकी अपनी नेचर चंचलता की है और अधीरता की है। रेस्टलेस है, वो अधीर है। इट वॉन्डर्स हियर एंड देयर, ये इधर उधर वॉन्डर करता रहता है, विचरता रहता है, घूमता रहता है। एंड मेक्स अस डेविएट फ्रॉम आवर टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ये हमें हमारे टारगेट और ऑब्जेक्टिव से भटकाता है, डेविएट करता है, डाइवर्ट करता है।
तो इसीलिए रेगुलेशन ऑफ माइंड इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि माइंड की नेचर फ्लाइटी है, रेस्टलेस है, और माइंड हमारा जो है इधर उधर वॉन्डर करता रहता है, हमें हमारे गोल से डेविएट करता है, डाइवर्ट करता है। इसीलिए माइंड का रेगुलेशन हम सबके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। अब माइंड का रेगुलेशन या गवर्निंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करके, काम रहकर, पेशेंट रहकर, हर परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे अपोजिट हो, परिस्थिति चाहे अनमैनेजेबल हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। बाहर कितना भी म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। बहुत लोग बातें कर रहे हैं, आपको उनके में से निकलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। आपको हर परिस्थिति में काम रहना है, एग्रेसिव नहीं रहना है और पेशेंट रहना है, यानी कि आपको जो है धैर्यवान रहना है। अब आता है ब्लिसफुल सेल्फ। इसको आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। ये हर व्यक्ति के, हर मानवता का जो है आखिरी गोल है। आखिरकार हमें इस जीवन में आने का हमारा लक्ष्य क्या है? आनंदमय कोश की सर्च करना। टू बी ए मैन ऑफ पर्सनैलिटी वन हैज़ टू रीच दिस स्टेज। अगर आप पूरी पर्सनैलिटी को अपनी विकसित करना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको इस स्टेज तक आना ही होगा, वेयर ओनली ब्लिस और आनंद प्रिवेल्स। ऐसी स्टेज जहाँ पर केवल आशीर्वाद और आनंद ही प्रिवेल रहता है, छाया रहता है। नो मैटर वेदर देयर कम्स मोमेंट्स ऑफ हार्डशिप्स और हैप्पीनेस। चाहे कैसे भी मोमेंट आए, हार्डशिप के, कठिनाई के मोमेंट आए या हैप्पीनेस के, आप बैलेंस्ड रहेंगे। आप केवल आनंद में, ब्लिस में रहेंगे और आशीर्वाद में रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, ये देखिए बहुत योगी वाली स्थिति है। एक बार मेरे डायरेक्टर सर ने भी कहा था और एक बार मेरी मदर ने भी सेम स्टेटमेंट कहा था कि चाहे कोई आपको अच्छा कहे, जैसे एक बार बहुत सारे मेरे मैसेज, जैसे आप ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर दें अच्छे अच्छे, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। मुझे तब भी आशीर्वाद मानना है भगवान का और आनंद का महसूस करना है। अगर आप किसी कारण से मुझे गाली दे देते हैं, आपको नहीं मन करता मेरे वीडियो सुनने का, तो अगर आप मुझे गाली भी दे देते हैं तो भी मुझे ब्लिसफुल स्टेज में रहना है, आनंद में रहना है और आगे अपने आपको इम्प्रोवाइजेशन की प्रोसेस में जाना है। तो मेरी मम्मी ने भी कहा था कि ज़्यादा अच्छा होने पर खुश मत हो और ज़्यादा बुरा होने पर दुखी मत हो। और यही बात मेरे डायरेक्टर सर ने अभी थोड़े दिन पहले कही थी कि ज़्यादा अच्छा अगर आप फील कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत आओ, और ज़्यादा बुरा हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, है ना। तो यहाँ पर ये भी यही कहना चाहते हैं कि ब्लिसफुल स्टेज का मतलब ही ये है कि यू हैव टू फील टू बी इन ब्लिस एंड आनंद। चाहे वो no matter, no difference does it make whether you are feeling, you are just experiencing hardship of moments or happiness. He who has reached this stage, वो आदमी जो इस blissful stage तक, आनंदमय कोश तक पहुंच जाएगा, कैन फेस द वर्ल्ड विद ए स्माइल। वो हमेशा जीवन की सच्चाइयों को स्माइल के साथ, इस संसार में हर तरह के लोगों को स्माइल के साथ फेस करेगा और एक परफेक्ट पर्सनालिटी बन जाएगा। पूर्ण योगी की अवस्था इसे कह सकते हैं। अब देखिए कार्ल जंग की जो मैं बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका कार्यकाल टेन्योर रहा 1875 से 1961 तक, जो बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं अपनी एनालिटिकल थ्योरी के लिए। और इन्होंने अनकॉन्शियस के 2 कंपार्टमेंट करे, 2 सेगमेंट करे। इनके अनुसार ये बिलीव करते हैं कि 4 फंक्शन हैं जो पूरे रास्ते को कंट्रोल करते हैं, पूरे मनुष्य को कंट्रोल करते हैं, मनुष्य के विचारों को, और इस संसार में उन्हीं का राज चलता है, यानी उन्हीं 4 फंक्शन का। ये है थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन। एक्सट्रोवर्जन ऑफन एसोसिएटेड विद एन आउट। अब इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है। ये वाली चीज़ तो हर एक को याद होनी चाहिए कि उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, और थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन और इंट्यूशन का। एक्सट्रोवर्जन, अब जो एक्सट्रोवर्जन वाले पीपल हैं ये हमेशा आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव पर्सनालिटीज़ होते हैं। जंग ने हालांकि ये रेफ़र करा है कि एक्सट्रोवर्जन जो है वो एक व्यक्ति, एक्सट्रोवर्जन as moving one's energy to the external world outside of the self। एक्सट्रोवर्जन वाले व्यक्ति क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को बाहर के संसार में फैलाते हैं, अपने अंदर से निकाल कर। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि अगर उनके अंदर हैप्पीनेस है तो वो सारे संसार को हैप्पी बनाएंगे, है ना। अगर उनके अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है तो वो अपनी एनर्जी को सारे संसार में फैलाते हैं।
इंट्रोवर्जन ये क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। जंग ने कहा है कि ये अपनी एनर्जी को इंटरनली अंदर ही रखते हैं, अपने खुद के अंदर। इसके अलावा इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के अलावा उन्होंने 4 आर्कीटाइप्स का जिक्र किया है। पर्सोना, अब पर्सोना क्या है? द डिफरेंट मास्क वी वेयर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक जीवन जीते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम 4 तरह, हम डिफरेंट मास्क लगाते हैं, मुखौटे लगाते हैं। कई बार हम मदर का रोल प्ले करते हैं, फिर कई बार हमें सिस्टर का रोल प्ले करना पड़ता है, जबकि कई बार हम टीचर का रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ हम वाइफ्स का यानी पत्नियों का, और इसी तरह से बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। तो जो डिफरेंट रोल हम प्ले करते हैं वाइल लिविंग इन ए सोसाइटी, जो डिफरेंट मास्क हम लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोना, शैडो। जंग बिलीव करते हैं कि हम सभी की 2 साइड होती हैं, लाइट साइड और डार्क साइड, यानी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। डार्क साइड में नेगेटिव साइड। डार्क साइड इज़ व्हाट वी चूज़ टू रिप्रेस, दैट इज़ आवर शैडो। डार्क साइड वो है जिसे हम रिप्रेस करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, जो हमारी शैडो है। डार्क साइड जिसे हम रिप्रेस करना चाहते हैं, 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। डार्क साइड को हम रिप्रेस करना चाहते हैं, और जिस चीज़ को हम रिप्रेस करना चाहते हैं वो हमारी परछाई है। हम अपनी परछाई से कभी कभी दूर भागते हैं ना। देयर आर एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी वी डू नॉट अप्रिशिएट और आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। ये वो साइड हैं पर्सनालिटी की जिनकी हम अप्रिशिएट नहीं करते, जिनकी हम तारीफ़ नहीं करते, और कई बार हम इनके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं। एनिमा, एनिमा इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द अपोजिट जेंडर आइडियल। एनिमा जो है वो क्या है कि एक व्यक्ति में अपोजिट जेंडर के आदर्शों को देखता है, यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो आपके अंदर पुरुषों की क्वालिटी होंगी। अब जैसे मैं हूँ तो लड़की, लेकिन मैं बहुत करेजियस हूँ, है ना। तो जो लड़की होने के बाद, यानी अब एक लड़की होने के बाद लड़कों की क्वालिटी रखेगा, करेज रखेगा, डेयर रखेगा, फियर फ्री होगा, है ना, हार्ड होगा, बहुत हार्ड हार्टेड होगा, स्टोन हार्टेड। तो ये जो है ये उसके अंदर का एनिमा है। एनिमा, अब हाँ एनिमा क्या करता है, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। एनिमा रिप्रेजेंट फेमिनिटी इन ए मैन साइक, मैन की साइक में, मैन के छुपे हुए, मैन की पर्सनालिटी में फेमिनिटी की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया। एनिमा में क्या होता है कि अगर मैं लड़की हूँ, है ना, अगर मैं लड़का हूँ, अगर मैं अमन श्रीवास्तव हूँ, तो क्या है, अमन श्रीवास्तव क्या फील करेगा कि वो थोड़ा सा जो है शाय होगा, अब लड़कियों की तरह शर्मीला होगा, है ना, थोड़ा सा इनोसेंट होगा, ज़्यादा इनोसेंट सा होगा, थोड़ा मासूम सा होगा, है ना। तो ये जो है एनीमा का मतलब सबसे पहले तो ये है कि अपोजिट जेंडर के आइडियल होते हैं। और एनीमा में क्या होता है कि मैन की साइक में फेमिनिटी छुपी होती है, यानी फेमिनिटी यानी औरतों की क्वालिटीज़ छिपी होती हैं। अब इसमें चुगलखोरी वगैरह भी आ सकता है। ज़्यादातर मतलब इट इज़ सपोज्ड कि फ़ीमेल थोड़ा ज़्यादा करती हैं, माफ़ कीजिएगा मैं मजाक के पर्पज़ से कह रही हूँ। एनिमस अब क्या है, मैस्कुलिनिटी दिखाता है वीमैन के साइक में, यानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था गलती से। तो एनिमस हमारे अंदर अपोजिट जेंडर के आइडियल डालता है, लेकिन यहाँ पर वीमैन की साइक में यानी लेडी की साइक में मैस्कुलिनिटी होती है। यानी एक लेडी में जब करेज हो, डेयर हो, फियर फ्री हो, वो डर से मुक्त हो, है ना, हार्ड स्टोन हार्टेड हो, तो इसका मतलब वो उसमें ये एनिमस है। अब आता है पर्सनालिटी असेसमेंट, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। पर्सनालिटी असेसमेंट्स क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पर्सनालिटी असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं, मेज़र करते हैं, नापते हैं, आकलन करते हैं किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में छुपी हुई विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स को, स्किल को, उसके पोटेंशियल को, और बिहेवियरल टेंडेंसीज यानी प्रवृत्तियों को। तो देखिए क्या क्या, इसको चार्ट बना दीजिएगा इस तरह का कि हम इसमें इवैल्यूएट और मेज़र करते हैं। क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मेज़र करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मेज़र करते हैं किसको, एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, ठीक है, पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्किल्स को, पोटेंशियल को, और बिहेवियरल टेंडेंसीज को। इट हेल्प्स टू डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड रिएक्ट्स एंड बिहेव्स इन वेरियस सिचुएशन। इससे हमें क्या पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी खास तरह की परिस्थिति आने पर किस तरह से सोचेगा, किस तरह से महसूस करेगा, किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा और किस तरह से व्यवहार करेगा।
पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? साइकोलॉजी में होता है, काउंसलिंग के टाइम पर होता है, रिक्रूटमेंट के टाइम पर होता है, एजुकेशन के टाइम पर होता है, और बहुत सारे अदर पर्पसेस जैसे करियर प्लानिंग, टीम बिल्डिंग के टाइम पर होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी, यानी कि जब मेडिकल डायग्नोसिस आपका करा जाता है, चिकित्सीय जाँच, इसका मतलब है चिकित्सीय जाँच आपकी जब करी जाती है तो भी इसका प्रयोग होता है। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट का टूल है, यानी कि डिवाइस है। अभी तक आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर आप कमेंट करिएगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी शिकायत समझ लीजिए या गुजारिश समझ लीजिए। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो है आप क्या कहते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, मतलब कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट भी करा करिए, तो हमें याद रहेगा कि आप कौन हैं और हम आपसे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टिव फील करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल की हम बात कर रहे हैं और इसमें MBTI के बारे में लिखने के लिए इस बार आ सकता है। ये MBTI बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है 2025 के लिए। तो MBTI जो है सबसे पहले 1940 में इसाबेल ब्रिग्स मेयर ने डेवलप करा था और उनकी मदर कैथरीन कुक्स ब्रिग ने इसे जो है इन्वेंट करा था। मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर जो है वो रेफ़र करता है मेयर्स ब्रिग की पर्सनैलिटी टेस्ट को और मेयर्स ब्रिग्स की टेस्ट को। इसमें इन्होंने एक सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनेयर बनाई थी, प्रश्नावली बनाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे होंगे। अब जो बात समझने वाली है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि MBTI में, एक तो आप ये नाम याद रखिएगा, अगर ये भी याद रख सकें, और ये सन। MBTI में 16 तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अभी हमने एक चीज़ बताई थी ऊपर कि जो इंट्रोवर्सन है, सेंसिंग है, थिंकिंग है, जजिंग है। अब इंट्रोवर्सन को इंट्रोवर्सन और एक्स्ट्रावर्सन जो है, इंट्रोवर्सन को I से रिप्रेजेंट करा गया है और एक्स्ट्रावर्सन को कहाँ से, E से रिप्रेजेंट करा गया है। सेंसिंग में इंट्यूशन को जो है ID से इंट्यूशन, सेंसेशन और सेंसिंग और इंट्यूशन को S और N से रिप्रेजेंट करा गया है। थिंकिंग और फीलिंग को T और F से रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। और जजिंग और परसीविंग को J और P से करा गया है। तो इस हिसाब से इन्होंने 16 तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स बनाई हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वालिटीज़ जो है मिला जुला, मतलब किसी में कुछ क्वालिटी होगी, किसी में इंट्रोवर्जन का I होगा तो किसी में एक्सट्रोवर्जन का E होगा, किसी में थिंकिंग का T होगा तो किसी में फीलिंग का F होगा। तो इस तरह से इन्होंने कितनी 16 पर्सनैलिटी बनाई हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है 16 पर्सनैलिटी इनकी। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो इनकी देखिए, इसे याद रखना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। जो इनकी पहली पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ISTJ है। ISTJ में इंट्रोवर्टेड होगा आदमी, सेंसिंग होगा, थिंकिंग होगा और जजिंग होगा। इसके बाद इन्होंने बनाई है ISFJ। इंट्रोवर्टेड होगा आदमी, सेंसिंग होगा, फीलिंग होगा और जजिंग होगा, वो तो आप अपने आप ही लगा लेंगे। अब INFJ बनाई है इन्होंने, ठीक है। आपसे जितनी याद रखी जा सके आप याद रख लीजिएगा। INTJ बनाई है इन्होंने, है ना। ISTP बनाई है इन्होंने, फिर ISTP, फिर उन्होंने ISFP बनाई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपसे अगर याद रखी जा सके आप याद रख लीजिएगा। INTP बनाई है, ESTP बनाई है, ठीक है। ESFP बनाई है, ENFP बनाई है, ENTP बनाई है, ठीक है। ये इसकी 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। ESTJ बनाई है, ESFJ बनाई है, ENFJ बनाई है, ENTJ बनाई है। तो इस तरह से ये इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वीडियो था। मैं एक बार जल्दी से फटाफट वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, आप याद करिएगा, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर कर लीजिएगा। इफेक्टिव एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक सेकंड प्रायोरिटी पर करते रहिएगा। और फिर उसके बाद मास्लो, फ्रायड, जंग, तीनों की थ्योरी अब आपको मैं कहूँगी कि कर लीजिएगा। स्पीच और पर्सनैलिटी ये चौथे में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव ए वेरी नाइस एंड फ्रूटफुल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। हैव ए वेरी नाइस टाइम। मिलेंगे फिर कभी। बाय बाय।